तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साउथ कोरियन थ्रिलर टेलीविजन सीरीज को। इस सीरीज का नाम है स्क्विड गेम। सीरीज की कहानी बहुत ही सिंपल है। इस सीरीज की कहानी काफी सिंपल है। कुछ लोगों को गेम खिलवाने के लिए लाया जाता है और उन्हें खेलना होगा बच्चों वाला गेम, लेकिन गेम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में गी हुन नाम का आदमी बताने लगता है कि बचपन में वो अपने गाँव में स्क्विड गेम नाम का गेम खेला करता था। इस गेम को स्क्विड गेम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये गेम स्क्विड जैसे नक्शे में खेला जाता है। नियम बहुत आसान है। बच्चों को दो ग्रुप में बांटा जाता है, डिफेंस और ऑफेंस। खेल शुरू हो जाने पर डिफेंस वाले दोनों पैरों से लाइनों के बीच अंदर भाग सकते हैं, लेकिन ऑफेंस वाले लाइन के बाहर एक पैर पर कूद सकते हैं। लेकिन अगर ऑफेंस वाला डिफेंस को चकमा देकर स्क्विड के अंदर आ जाए तो उसे दोनों पैरों पर चलने की छूट मिल जाती है। आखिरी मुकाबले में दोनों ग्रुप के बच्चे स्क्विड के अंदर बने सर्कल के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। जीतने के लिए ऑफेंस वाले को स्क्विड के अंदर एक सर्कल को छूना पड़ता है, और अगर डिफेंस वाला तुम्हें स्क्विड से बाहर गिरा दे मतलब तुम मर गए, मतलब तुम एलिमिनेट हो गए। स्क्विड के अंदर आ गए तो तुम्हें चिल्लाना पड़ता है हुर्रे, मतलब कि तुम जीत गए। इसके बाद गीहुन को देखते हैं जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ अकेले रहता है। घर की हालत ठीक नहीं है और उसे जुए खेलने की भी बहुत बुरी लत है, मगर है तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। उसकी माँ उसे पैसे देती है, कहती है तुम्हारी बेटी गाय योंग का जन्मदिन है, उसे जन्मदिन पे ले जाना और उसे अच्छा खाना खिलाना। गीहुन कहता है कि इतने में क्या ही होगा, मगर उसकी माँ कहती है मेरे पास और पैसे नहीं है, और वैसे भी तू इतना कमा कर लाता थोड़ी है, तू जितना लाता है लोन में पैसे सारे खत्म हो जाते हैं। उसकी माँ उसे और थोड़े पैसे देती है और चली जाती है कपड़े धोने के लिए, जिस पर वो चिल्लाते रहता है कि इतनी उम्र हो गई है फिर भी काम ही करते रहती हो। अब उसकी माँ के जाते ही गीहुन किचन में छुपा हुआ एक डब्बा निकालता है जिसमें कि एक क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन जैसे ही वो पैसे निकालने के लिए एटीएम में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ ने पिन बदल दिया था, जिस पर उसका दोस्त हंसने लगता है और कहता है कि तेरी माँ तो बहुत चालू है। अब पैसे निकल नहीं रहे थे तो उसका दोस्त गीहुन से कहता है अपनी माँ का जन्मदिन टाइप करके देख, शायद खुल जाए, लेकिन ये पैतरा भी काम नहीं करता। गीहुन पिन में अपनी बेटी का जन्मदिन डालता है तो ये काम कर जाता है और वो पैसे निकालता है और चला जाता है हॉर्स राइडिंग पे पैसे लगाने, लेकिन वहाँ भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और वो पैसे हार जाता है। अब आखिरी राउंड में वो फिर से बेटिंग करता है और वो कुछ पैसे जीत जाता है, वो भी करीब 45 लाख वॉन, और उसमें से वो एक नोट लड़की को भी दे देता है जो वहाँ काम कर रही थी। बाहर आने के बाद वो अपनी बेटी से बात करता है और कहता है कि तुम्हें बर्थडे में जो चाहिए दिल खोल कर मांगना, मैं सब कुछ दूंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे लोन वाले पड़ जाते हैं जिनका पैसा वो खाकर बैठा हुआ है। गीहुन बच के भागने लगता है और वो एक लड़की से टकरा जाता है। अब आखिर में लोन वाले गीहुन को पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं, लेकिन वो कहता है मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें देता हूँ, अभी कुछ पैसे हैं वो तुम अभी रख लो। लेकिन गीहुन देखता है कि पॉकेट तो फटा हुआ था और पैसा ही नहीं था, और वो याद करता है कि वो लड़की जिसे वो टकराया था शायद वही उसके पैसे को चुरा ली। अब वो आदमी गीहुन के नाक से खून निकालने लगता है। गीहुन रोने लगता है तो वो आदमी कहता है कि अब चुप कर, नहीं तो मैं भी रो दूंगा। फिर वो उसे एक डॉक्यूमेंट पर फिंगरप्रिंट लगाने को बोलता है, कहता है अगर अगले महीने पैसे नहीं दिए तो तेरा आंख, किडनी ये सब कुछ बेचकर मैं पैसे चुका लूंगा। गीहुन गर्मा गर्म फिंगरप्रिंट लगा देता है और वो लोग जाने लगते हैं कि तभी गीहुन दोबारा उन लोगों से 10,000 वॉन उधार में मांगता है। फिर वो काउंटर वाली लड़की के पास जाता है और उससे भी वो नोट मांग लेता है जो उसने पहले दिया था। फिर वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेने जाता है क्लॉ मशीन में, लेकिन वो कुछ पकड़ ही नहीं पाता। आखिर में एक लड़का दिखता है जो इस गेम में माहिर है और वो गीहुन के लिए एक गिफ्ट जीत जाता है। अब इसके बाद वो जाता है अपनी बेटी से मिलने के लिए और वो अपनी बेटी से मुंह छुपाने लगता है क्योंकि उसे चोट लगी थी, लेकिन वो मजाक करते हुए कहता है कि बहुत बड़े बड़े मच्छर हो गए हैं। गाय योंग अपने पापा से कहती है कि आप जो भी करते हैं करिए, बस मार खाकर मत आइए। फिर वो बताने लगती है कि वो अपनी मम्मी और अपने नए पापा के साथ महंगे रेस्टोरेंट में गई थी खाना खाने के लिए, और कहती है मुझे ये खाना भी बहुत पसंद है। फिर वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है, लेकिन उस बंद डब्बे में तो एक बंदूक होता है। गीहुन अपनी बेटी से कहता है आजकल तो लड़कियां भी युद्ध में जाती है, तुम भी जाओगी, लेकिन ये बंदूक तो असली में लाइटर था। गाय योंग कहती है कि मम्मी देखेगी तो बहुत डांटेगी। गीहुन बंदूक अपने पास रख लेता है, कहता है अगले बर्थडे में तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा, मगर वो लड़की कुछ कहने वाली थी मगर कहती नहीं। इसके बाद गीहुन अपनी बेटी को घर पहुंचा देता है और गाय योंग की माँ बहुत ज्यादा डांटने लगती है कि इतनी देर क्यों हो गई, बाहर कितनी ठंड है तुम्हें समझ नहीं आता। फिर वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। गीहुन ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन ट्रेन भी उसे छूट जाती है। वो बैठकर इंतजार कर रहा था तो उसके बगल में एक सेल्समैन आकर बैठता है और गीहुन से बात करने लगता है। गीहुन का दिमाग खराब था, मगर वो आदमी कहता है क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलेंगे। वो उसे ब्रीफकेस खोलकर ढेर सारे पैसे दिखाता है, कहता है कि आपने दागची गेम तो खेला ही होगा, मेरे साथ गेम खेलिए और आप जितनी बार जीतेंगे उतनी बार आपको 1 लाख वॉन दूंगा। गीहुन हैरान हो जाता है कि इतने सिंपल गेम के लिए इतना
इतने सारे पैसे कैसे? सेल्समैन कहता है कि अगर आप जीते तो पैसे आपके, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1 लाख वॉन देना होगा। इस गेम में करना यह है कि एक कार्ड से दूसरे कार्ड को फ्लिप करना है, बस इतना ही। सेल्समैन जीतने लगता है और उसे बोलता है पैसे निकालने, लेकिन गीहून के पास तो पैसे थे नहीं, तो सेल्समैन उसे थप्पड़ मारता है। गीहून बार बार हार रहा था, सेल्समैन बार बार जीत रहा था, तो उसे बार बार थप्पड़ खाना पड़ता है, जिससे कि गीहून का गाल लाल हो जाता है। मगर आखिर में गीहून गेम जीत जाता है और कार्ड को फ्लिप कर देता है, और वो सेल्समैन को थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन वो गीहून का हाथ पकड़ लेता है और उसे 1 लाख वॉन देता है। इसके बाद वो फिर से गीहून से कहने लगता है कि आप इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, और उस सेल्समैन को ये भी पता है कि गीहून के ऊपर कितना कर्ज है, और उसने आज ही एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया, और अगर वो पैसे नहीं चुकाता है तो लोन वाले गीहून के सारे ऑर्गन्स को बेच देंगे, जिससे गीहून हैरान हो जाता है। पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? सेल्समैन उसे कह देता है कि हमारे पास ज्यादा स्लॉट नहीं बचा है, इस नंबर पे कॉल करना। फिर वो चला जाता है। अब वो मछली खरीदने के लिए अपनी दोस्त सांगू की माँ के पास आता है, और वो बहुत खुश लग रहा था। कहता है कि आज मैं बहुत पैसे कमा के आया हूँ। वो औरत कहती है तुम फिर से जुआ खेलने लगे, मगर गीहून कहता है कि मैंने बहुत मेहनत की है। सांगू की माँ कहती है तुम फिर से लड़ाई करके आए हो क्या? चेहरे का हाल तो देखो। गीहून कहता है अरे छोड़ो भी, और वो उस औरत से उसके बेटे सांगू के बारे में पूछता है कि आखिर वो करता क्या है। वो अमेरिका से वापस लौटे तो मुझसे मिलने को बोलना, मेरे वजह से ही तो उसे यूनिवर्सिटी में मौका मिला था। अब वो मछली लेकर अपने घर आता है तो उसे बाहर में एक बिल्ली दिखती है, और वो उसे भी एक टुकड़ा मछली का दे देता है। कहता है सब खत्म कर लेना, थप्पड़ खाकर कमाया है मैंने। अब घर आकर वो घर के खर्चे के लिए अपनी माँ को पैसे देता है, और उसकी माँ भी हैरान थी। पूछती है कि तुमने फिर से जुआ खेला क्या? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? चोरी के पैसे है क्या? गीहून कहता है बहुत मेहनत की है तब जाकर पैसे कमाए हैं। फिर वो बोलता है कि उसने अपनी बेटी को डिनर करवा दिया और उसे घर भी छोड़ दिया। उसकी माँ कहती है उसने तुझे कुछ बताया क्या? तुम्हारी बेटी, उसकी माँ और उसके नए पापा, वो सभी लोग अगले साल अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके नए पापा को नौकरी मिल गई है, तो सभी लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। और गीहून की माँ चाहती है गाय योंग यहीं रहे, और अपने बेटे को बोलती है कुछ करने के लिए। तो वो बताती है कि मैंने कई लोगों से बात की है, अगर तुम ये साबित कर दोगे कि तुम्हारे पास पैसे हैं बच्चे को पालने के लिए, तो तुम अपनी बेटी की कस्टडी ले सकते हो, और अगर वो यूएसए चली गई तो तुम अपनी बेटी से नहीं मिल पाओगे, उसके लिए अजनबी बन जाओगे। गीहून थोड़ा उदास हो गया था, क्योंकि वो अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता था। वो फोन पर अपनी बेटी के फोटो को देख रहा था कि तभी उसे सेल्समैन के दिए हुए कार्ड का याद आता है, और वो उस नंबर पर फोन लगाता है, और उसे पूछा जाता है क्या आप गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? अपना नाम और बर्थ डेट बता दीजिए। फिर वो रास्ते में खड़ा होता है और उसे पिक करने के लिए गाड़ी आती है। ड्राइवर लाल रंग का ड्रेस पहना हुआ था, और वो उसे पासवर्ड पूछता है। गीहून कहता है रेड लाइट ग्रीन लाइट, और उसे अंदर बैठाया जाता है और स्लीपिंग गैस की मदद से उसे बेहोश कर दिया जाता है। गीहून की जब नींद खुलती है तो वो बहुत ही अजीब रूम में था, जहाँ के और भी बहुत सारे लोग होते हैं, और उन सभी पर कैमरा के जरिए नजर रखा जाता है। सभी लोग हैरान थे कि आखिर वो लोग है कहाँ, और सब एक जैसा ही ड्रेस पहने हुए थे, और उसमें उनका नंबर भी लिखा हुआ था। गीहून एक बूढ़े आदमी को देखता है जो नंबर 1 है, और वो काउंट कर रहा था कि यहाँ कितने लोग हैं, मगर गीहून दिखाता है कि यहाँ पर टोटल 456 लोग हैं। बूढ़ा आदमी 1 है और गीहून लास्ट है। बूढ़ा आदमी कहता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, डॉक्टर ने कहा मेरे दिमाग में खून जम गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है। अब यहाँ 2 लोगों में लड़ाई मारपीट हो जाती है। नंबर 101 और 67 में 101 बहुत ही शैतान आदमी लगता है, और वो उस लड़की से कहने लगता है कि मैंने तुझे खाना खिलाया और तूने मेरा ही इस्तेमाल किया, और वो उस लड़की को कहने लगता है कि तू नॉर्थ कोरिया से है क्या, तो तू वहीं जाना, यहाँ क्या कर रही है? गीहून उस लड़की को देखकर उसे पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि तू ही है वो जेब कतरी जिसने मेरे पैसे चुराए, मेरे पैसे वापस लौटा। लेकिन 101 गीहून को ही मारने लगता है और कहता है इस लड़की से दूर रहने, क्योंकि मुझे इससे हिसाब पूरा करना है। कितने में वहाँ पर रेड कलर के ड्रेस पहनकर मैनेजर और कई गार्ड्स आ जाते हैं, और उन सभी प्लेयर्स को वेलकम करते हैं। कहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर 6 दिन रहने वाले हैं, और 6 अलग अलग गेम्स में हिस्सा लेंगे। जो सारे गेम्स को जीत जाएगा उसे इनाम में ढेर सारा पैसा मिलेगा। लेकिन प्लेयर्स गुस्सा थे और उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। एक औरत पूछती है आप लोगों ने मास्क क्यों पहना हुआ है? तो मैनेजर कहता है क्योंकि यहाँ का स्टाफ अपना चेहरा और पर्सनल इंफॉर्मेशन प्लेयर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। गेम ईमानदारी से खेली जाए और कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। सांगू भी वहीं पर था और वो भी कई सारे सवाल पूछने लगता है, तो वहाँ पर वीडियो चलाया जाता है और देखते हैं कि सांगू भी सेल्समैन के साथ डाकची गेम खेल रहा था। अब सारे प्लेयर्स का वीडियो चलाया जाता है और सभी के सभी लोग कर्जे में डूबे हुए थे और पैसा न चुकाने के कारण बाहर नरक की जिंदगी जी रहे थे। मैनेजर प्लेयर से कहता है यहाँ आने से पहले आप सभी को एक गेम खेलने का मौका मिला था, उसके बदले में आपको पैसे भी मिले, इसलिए आपसे मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि आप दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में जीना चाहते हैं जहाँ खतरनाक लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं पैसों के लिए, या आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं? गीहून पूछता है हमें इनाम में टोटल कितनी रकम मिलेंगे। फिर वहाँ पर एक बड़ा सा पिगी बैंक लाया जाता है और मैनेजर बोलता है कि पहले गेम के बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि गेम खत्म होने के बाद आपको कितना मिलेगा और आपके पास यही एक मौका है
बताने के लिए कि आप इस गेम में खेलना चाहते हैं या नहीं। इसलिए सभी प्लेयर से कंसेंट फॉर्म में साइन लिया जाता है, जहाँ पर 3 नियम लिखे हुए थे, जैसे कि कोई भी प्लेयर गेम को रोक नहीं सकता, और अगर कोई प्लेयर खेलने से मना कर देता है तो उसे तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और अगर ज्यादातर लोग गेम को नहीं खेलना चाहते तो ये गेम यहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा। फ्रंटमैन नाम का आदमी होता है जो काला मास्क पहने हुए था, जो सारे प्लेयर पर नजर रखा था। इसके बाद सारे प्लेयर की तस्वीर ली जाती है और उन्हें कैमरे के सामने स्माइल करने को कहा जाता है। अब इसके बाद सारे प्लेयर्स को एक अजीब से हॉल से होते हुए गेम एरिया में लाया जाता है। गीहुन वहाँ पर अपने दोस्त सांगवू से मिलता है, कहता है कि कल तुम्हारी माँ से मिलना हुआ था, उन्होंने कहा तुम बिजनेस ट्रिप पर गए थे, क्या तुमने अपनी माँ से झूठ बोला? तुम तो पढ़ाकू लड़के थे, तुम्हारा हाल मेरी तरह कैसे हुआ? अब सांगवू ज्यादा कुछ नहीं बोलता और सारे प्लेयर्स को सफेद लाइन के पास आकर खड़े होने को कहा जाता है। फ्रंटमैन को फोन आता है और वो कह देता है कि पहले गेम की तैयारी हो गई है, और वो आराम से सोफा पर बैठकर गेम देखने लगता है। गेम एरिया में दरवाजा बंद हो जाता है और बड़े बड़े दीवार थे जिसे वो क्रॉस करके तो भाग नहीं सकते। सामने एक बहुत बड़ी सी डॉल नजर आ रही थी और आज का पहला गेम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जैसे ही गुड़िया ग्रीन लाइट बोलेगी प्लेयर्स को आगे बढ़ना है, और जैसे ही गुड़िया गाना बंद करेगी आपको रुक जाना है, पर आप हिलते हुए पाए गए तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब सारे प्लेयर्स सोच रहे थे कि ये तो बच्चों का गेम है। अब 5 मिनट का टाइमर स्टार्ट होता है और गेम शुरू होता है। गुड़िया गाना गाती है और गाना बंद होते ही सारे प्लेयर्स रुक जाते हैं, लेकिन एक प्लेयर नंबर 324 हिलते रहता है और उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसे गोली मार दी जाती है, जिससे सभी लोग हैरान हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या उन लोगों ने गोली की आवाज सुनी। सभी डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि प्लेयर नंबर 324 को सच में गोली लग गई थी, और उसे देखकर दूसरा प्लेयर डर जाता है और उसे भी गोली मार दी जाती है। यह देखकर भगदड़ मच जाती है और चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगती है। जितने लोग भाग रहे थे उन्हें गोली मार दी जाती है। आधे से ज्यादा प्लेयर्स तो वहीं ढेर हो गए थे। गीहुन अभी भी जिंदा बचा हुआ था, बूढ़ा आदमी भी जिंदा था। गेम फिर से शुरू होती है और अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें गेम खेलना पड़ेगा। सांगवू गीहुन से कहता है आगे बढ़ते रहना होगा क्योंकि टाइमर खत्म हो रहा है। 67 101 के पीछे खड़ी थी और वो उसे धक्का देने की कोशिश करती है, मगर 101 भीख मांगता है, कहता है ऐसा नहीं करने। धीरे धीरे टाइम खत्म होने को था, कुछ ही सेकंड्स बचे थे। सांगवू लाइन क्रॉस करके गेम खत्म कर लेता है। गीहुन अभी भी बचा हुआ था और वो जल्दी जल्दी में एक प्लेयर के हाथ में पैर रख देता है, जिससे कि वो लड़खड़ा जाता है, लेकिन आखिर में उसे एक प्लेयर अली पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। और टाइम खत्म होते ही दोनों लाइन क्रॉस कर लेते हैं और टाइमर खत्म होने के बाद भी जितने लोग पीछे रह गए थे उन सभी को गोली मार दिया जाता है। गेम खत्म होने के बाद गेम एरिया के ऊपर का रूफ बंद कर दिया जाता है और देखते हैं कि वो सभी लोग एक आइलैंड में थे जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पहले गेम में जितने प्लेयर्स मारे जाते हैं उन्हें इंसिनरेटर में जला दिया जाता है। अगर कोई जिंदा हुआ भी तो उन्हें भी छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि वैसे भी वो गेम में तो हार गए हैं। दूसरी तरफ हॉल में सारे प्लेयर्स डरे सहमे बैठे हुए थे। गीहुन सांगवू और अली को थैंक यू कहता है क्योंकि उन दोनों ने ही उसकी जान बचाई। फिर उसके बाद वहाँ पर मैनेजर आता है और प्लेयर्स को इन्फॉर्म करता है कि आप सब लोगों ने पहले गेम को पार कर लिया है और अब 456 प्लेयर्स में से 255 एलिमिनेट हो चुके हैं और सिर्फ 201 प्लेयर्स ने ही पहला गेम कंप्लीट किया है। अब इससे तो कोई खुश नहीं लग रहा था। प्लेयर नंबर 212 सामने आकर रोने लगती है, कहती है मुझे जाना है, मैं बाहर जाकर अपने पैसे चुका दूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब धीरे धीरे करके सारे प्लेयर्स रोने लगते हैं और कुछ लोग काफी गुस्सा थे क्योंकि गेम में हारने पर उन लोगों को मारा जा रहा था। अब तो लोगों को इनाम के पैसे भी नहीं चाहिए थे, उन्हें तो बस घर जाना है। और सब चिल्लाने लगते हैं कि पुलिस हमें ढूंढ निकालेगी हमारे फोन को ट्रैक करके। मगर मैनेजर गोली चलाता है और एग्रीमेंट का दूसरा पॉइंट उन्हें बताता है कि जो भी खेलने से मना करेगा उसे मार दिया जाएगा। लेकिन सांगवू तीसरा पॉइंट याद दिलाता है कि अगर मेजोरिटी चाहे तो ये गेम बीच में बंद भी हो सकती है, इसलिए वो चाहता है कि वोट हो और ये तो रूल था। इसलिए मैनेजर मान जाता है और कहता है कि अगर ज्यादातर प्लेयर्स यही चाहते हैं कि ये गेम यहीं रुक जाए तो ऐसा ही होगा। लेकिन उसने पहले वादा किया था कि पहला गेम हो जाने के बाद उन सभी को इनाम का रकम दिखाया जाएगा। तभी ऊपर रखे पिगी बैंक में भर भर के पैसा गिरने लगता है। उसमें फिलहाल टोटल 25.5 बिलियन वॉन है। मैनेजर बता देता है कि अगर वो सभी लोग गेम को रोक देते हैं तो ये सारा पैसा फर्स्ट राउंड में जितने भी प्लेयर्स मरे हैं उनके परिवारों में बांट दिया जाएगा। यहाँ जितने प्लेयर्स बचे हुए हैं उन्हें खाली हाथ जाना होगा। अब इतना सारा पैसा देखकर तो किसी का भी मन बदल सकता है। तो 212 पूछती है कि अगर पूरे के पूरे 6 गेम्स कंप्लीट कर लेते हैं तो कितने पैसे मिलेंगे। मैनेजर बोलता है टोटल 456 प्लेयर्स है, इसीलिए टोटल 45.6 बिलियन वॉन मिलेंगे। अब इसके बाद वोटिंग शुरू होती है और सबसे पहले लास्ट मतलब के 456 को बुलाया जाता है और देखते हैं कि वो गेम को छोड़ देना चाहता था। अब धीरे धीरे सभी लोग वोट देने लगते हैं और देखते हैं सांगवू भी गेम को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन 212 जो पहले गेम को बंद करने के लिए भीख मांग रही थी वो भी अब गेम को रोकना नहीं चाहती। अब एक आदमी चिल्लाने लगता है कि तुम लोग गेम को रोकना क्यों नहीं चाहते। 212 चिल्लाकर उसे कहने लगती है कि बाहर जाकर फायदा क्या, जिंदगी बदल जाएगी तेरी। 322 कहता है मेरा तो बाहर घर भी नहीं है
कम से कम यहाँ मौका तो मिल रहा है। आखिर में 100 लोग गेम को छोड़ना चाहते हैं और 100 लोग गेम में रहना चाहते हैं। अब सिर्फ ये बूढ़ा आदमी है, मतलब के नंबर 1, जिसका वोट डिसाइड करेगा कि ये गेम बंद हो जाएगा या चालू रहेगा। वो आखिर में क्रॉस बटन दबाता है, मतलब के गेम को अब बंद किया जाता है, जिससे कि ज्यादातर लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि अब उन्हें वापस घर जाने का मौका मिलेगा। कुछ लोग अभी भी खेलना चाहते थे, लेकिन मैनेजर कह देता है कि ये दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। अगर आप फिर से खेलना चाहते हैं तो दोबारा यहाँ आ सकते हैं। अब इसके बाद सारे प्लेयर्स को उनके घर पहुंचा दिया जाता है, वैसे ही ब्लाइंड फोल्ड करके और बिना कपड़ों के उन्हें रास्ते में फेंक दिया जाता है। गीहून देखता है कि उसके साथ में वही जेब कतरी लड़की होती है। फिलहाल दोनों को निकलना था तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन वो लड़की गीहून के पैर को नहीं खोलती क्योंकि अगर वो उसे खोल देगी तो वो उसे पैसे मांगेगा। गीहून कहता है वो पैसे नहीं मांगेगा, इसलिए वो लड़की उसका हाथ खोल देती है और वो उस लड़की से पैसे मांगने लगता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अली और सांगवू दोनों एक जगह पहुँचते हैं और अली उसे फोन मांगता है, कहता है मुझे फोन करना है, लेकिन सांगवू देखता है कि उसके फोन का चार्ज खत्म हो गया था, इसलिए वो चार्ज करवाता है और फोन के ऑन होते ही उसे भर भर के मैसेज आने लगते हैं। अली अपने घर वालों को फोन करता है और अपने घर वापस जाने लगता है, लेकिन सांगवू उसे कहता है तुम घर कैसे जाओगे, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। अली कहता है मैं पैदल चला जाऊंगा, मगर सांगवू अली को पैसे देता है, कहता है बस से चले जाओ। अली कहता है मैं पैसे लौटा नहीं सकूंगा। सांगवू कहता है तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं। अगले दिन गीहून पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस को सब कुछ बता देता है कि कैसे सारे प्लेयर्स को कुछ लोगों ने किडनैप करके खतरनाक गेम खिलवाया और कितने लोगों की जान भी चली गई। लेकिन पुलिस वाले को ये सब कुछ बकवास लग रहा था। पुलिस वाला पूछता है कि आखिर वो जगह थी कहाँ। अब ये तो गीहून को भी नहीं पता था। पुलिस पूछता है क्या आप उनको पहचानते हैं। गीहून कहता है उन लोगों ने तो मास्क लगा रखा था। पुलिस पूछता है कि आप वहाँ से बचकर निकल कैसे आए। गीहून बोलता है कि वहाँ पर वोट हुआ था, अगर ज्यादातर लोग खेलना चाहते हैं तो गेम को छोड़ सकते हैं। पुलिस पूछता है वहाँ गए क्यों थे। गीहून कहता है उन लोगों ने कहा था खेलने के बाद में पैसे मिलेंगे। अब ये सब सुनकर पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि गीहून अपने मन से उस गेम में गया था, अपने मन से वो उस गेम से बाहर निकल आया और जब मन वो वहाँ जा भी सकता है तो प्रॉब्लम है क्या। गीहून गुस्सा हो जाता है क्योंकि पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी, इसलिए वो उन्हें गेम वाला कार्ड दिखाता है कि तभी वहाँ डिटेक्टिव जूनहो पहुंच जाता है। पुलिस उस कार्ड पर लिखे नंबर पे कॉल लगाते हैं और एक औरत फोन उठाती है। पुलिस उसे कहने लगता है कि मैं आपके साथ सारे गेम्स खेलने को तैयार हूँ, लेकिन वो लड़की कहती है इतने सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है, गेम खेलना है तो इंटरनेट कैफे में जाकर खेलना। अब पुलिस वाला गीहून को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देता है और गीहून दोबारा उस नंबर पे कॉल लगाता है तो देखता है ये नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहा था। जूनहो भी उस कार्ड को देखता है। गीहून अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उसकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। सांगवू छुप छुप कर अपनी माँ को देख रहा था कि तभी वहाँ गीहून आता है और दोनों एक साथ कॉफी और सिगरेट पीते हैं और बात करते हैं। गीहून उसे समझाता है कि कर्जे को लेकर ज्यादा न सोचने, तू तो इस मोहल्ले का शान है, मगर वो कहता है कि उसके ऊपर 6 बिलियन वॉन का कर्ज है और उसने अपनी माँ की सारी जायदाद गिरवी रख दी है। गीहून को समझ आ जाता है कि सांगवू की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब है। तभी उसे फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। पता चलता है कि उसकी माँ को डायबिटीज था, लेकिन इलाज न होने के कारण हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। शाम के समय उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है और गीहून अपनी माँ को कहता है आपको हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए, आप ठीक से चल भी नहीं पा रही। मगर उसकी माँ कहती है तू तो रह नहीं दे, इतने दिन तू था कहाँ और आज बड़ी फिक्र हो रही है मेरी, पता है हॉस्पिटल में कितना खर्चा होता है। गीहून बोलता है आपका इंश्योरेंस भी तो है। तो उसकी माँ उसे बताती है तूने ही तो सारे पैसे जुए में उड़ा दिए, अब मैं और बहस नहीं कर पाऊंगी, अब जाने दे मुझे। जूनहो को देखते हैं जो अपनी माँ से बात कर रहा था और उनकी बातों से पता चलता है कि जूनहो का भाई मिसिंग है। जो भी स्क्विड गेम में गया था वो पहुंचता है अपने भाई के रेंट वाले घर में और लैंड लेडी बताती है कि एक हफ्ते से मैं उसके घर आ रही हूँ किराया मांगने, लेकिन उसका तो कोई अता पता ही नहीं है, कहाँ गायब हो गया पता नहीं। तो वो जूनहो को कहती है आप किराया दे सकते हैं तो दे दीजिए। वो कमरे के अंदर आता है और उसे वहाँ पर भी गेम वाला कार्ड मिलता है जो उसने पुलिस स्टेशन में देखा था। अब ये जेब कतरी लड़की जिसका नाम सेबियोक है वो अपने छोटे भाई चियोल से मिलने के लिए जाती है, जो फिलहाल एक अनाथ आश्रम में रह रहा है क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं है। और वो रोने लगता है क्योंकि उसकी दीदी ने वादा किया था कि 1 महीना रहने के बाद वो लोग माँ के साथ जाकर रहेंगे। सेबियोक वादा करती है कि हम सब अगले साल एक साथ रहेंगे। जूनहो पुलिस स्टेशन पहुंचकर गीहून का पता मांगता है। इसके बाद हम अली को देखते हैं जो इतने दिनों के बाद अपने फैक्ट्री वापस जाता है और काम करने पर अपने बॉस से पैसे मांगता है, लेकिन उसका बॉस कहता है मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि बिजनेस ठप पड़ चुका है। अली कहता है मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। वो अपने बॉस के पास में बहुत सारा पैसा देखता है, लेकिन उसका बॉस उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसीलिए अली अपने बॉस के साथ झगड़ा करने लगता है और बॉस का हाथ 2 लोहे के बीच में फंस जाता है, जिससे कि पैसों से भरा लिफाफा गिर जाता है। अली पैसों को लेकर भाग जाता है। सेबियोक ब्रोकन
ब्रोकर से मिलती है क्योंकि वो अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से निकलवाना चाहती थी, लेकिन वो ब्रोकर बताता है कि कुछ लोग गए तो थे लेकिन वो सभी पकड़े गए और तुम्हारा पैसा भी डूब गया। आजकल बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत है, इसलिए पैसे भी ज्यादा लगेंगे। सेबियोक पूछती है कितने पैसे लगेंगे। ब्रोकर कहता है कम से कम 40 मिलियन वॉन। सेबियोक ब्रोकर के ऊपर गर्म कॉफी फेंक देती है और उसे गर्दन पर चाकू रखती है और उसे धमकाती है कि पिछले बार तुझे पैसे दिए थे भरोसा करके, जो तूने डुबा दिए। मैं फिर से पैसे लेकर आऊंगी, लेकिन अगर तूने मुझे धोखा दिया तो गला काट दूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और ब्रोकर देखता है उसका पॉकेट फटा हुआ था, मतलब कि उसी ने उसके पैसे चुराए। सांग-वू अपनी माँ से बात कर रहा था और उसकी माँ को अभी भी वही लगता है कि उसका बेटा अमेरिका में ही रह रहा है और वो फोन रखने से पहले अपने बेटे से कहती है कि अमेरिका से मेरे लिए कोई महंगी चीज मत लाना। सांग-वू फिलहाल एक होटल में रुका हुआ था और उसकी माँ कस्टमर से बात करते हुए कहते रहती है कि मेरा बेटा जब भी आता है कुछ ना कुछ महंगी चीज लेकर आता है। तभी वहाँ कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं सांग-वू को ढूंढते हुए और बताते हैं कि वो लोग पुलिस हैं और वो सांग-वू को गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि सांग-वू बहुत सारे फ्रॉड मामलों में पकड़ा गया है। उसकी माँ हैरान हो जाती है और ऑफिसर उस औरत से कह देते हैं कि अगर आपका बेटा वापस आ जाए तो बता देना कि पुलिस स्टेशन आकर खुद को सरेंडर कर दे, वरना उसकी ही प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सांग-वू अपने कमरे में होता है तो उसका कोई डोर बेल बजाता है और उसे कार्ड मिलता है और उसे बताया जाता है आधी रात में इस जगह मिलने। दूसरी तरफ अली अपनी पत्नी से कहने लगता है कि इस पैसे को लो और तुम बच्चे को लेकर जल्दी इस देश को छोड़कर चली जाओ। गीहुन अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार में मांगता है, लेकिन उसका दोस्त भी कहता है मेरी भी तो हालत खराब है, देख मेरे दुकान में कोई आता ही नहीं। तभी उसकी दोस्त की पत्नी बाहर आती है और अपने पति से कहती है जल्दी अंदर चलो और गीहुन से कहती है दूसरों की दुकान के सामने सिगरेट मत पिया करो। अब वो ड्रिंक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर वही बूढ़ा प्लेयर मिलता है, मतलब नंबर 1। गीहुन उस बूढ़े आदमी से पूछता है क्या आप यहीं रहते हो? तो वो कहता है नहीं, मेरा एक दोस्त रहता है, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो इसीलिए अपने दोस्त के पास रह रहा था। कहता है कि हम दोनों का दोबारा मिलना लिखा हुआ था। फिर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने उस गेम में वापस जाने का फैसला किया है, बाहर आकर क्या फायदा, मौत का इंतजार कर रहा हूँ, हो सकता है इस बार जाऊँ तो जीत जाऊँ। प्लेयर नंबर 101 को देखते हैं जिसका असली नाम डोक्सू है, जो एक गैंगस्टर है और एक आदमी उसे आकर पैसे देता है और पूछने लगता है कि वैसे आप इतने दिनों तक थे कहाँ? ड्यूक्सू कहता है कि इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। फिर वो अपने उस आदमी को इनविटेशन दिखाता है, कहता है कि ये कल ही आया, शायद वो गेम दोबारा से स्टार्ट होने वाला है और वो प्लान बनाता है कि वो अपने पूरे गैंग को लेकर उस गेम में जाएगा और उनका प्लान यही है कि वो गेम में जाएंगे और वहाँ का पूरा तिजोरी साफ कर देंगे। तभी वो लड़का अपने बॉस को अपने नाम से बुलाता है और कहता है कि तूने फिलीपींस में कितने पैसे हारे और अब वो लोग पहुंच गए हैं तेरा हिसाब लेने, तेरा किडनी, तेरी आंखें, वो सब ले जाएंगे। देखते हैं कि डोक्सू गुस्से में अपने ही आदमी को जान से मार डालता है और ब्रिज से कूदकर अपनी जान बचा लेता है। गीहुन अगले दिन अपनी पत्नी के घर चला जाता है पैसे मांगने, वो भी 2 मिलियन वॉन। ये सुनकर उसकी पत्नी भी हैरान हो जाती है, चिल्लाने लगती है कि आज तक अपनी बेटी के लिए कुछ किया है, मुझे कुछ दिया है आज तक और आगे पैसे मांगने। गीहुन कहता है माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। उसकी पत्नी कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरा पति मुझे इतने पैसे नहीं देता। गीहुन कहता है अपने पति से मांगो, मगर उसकी पत्नी कहती है दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? फिर वो उसे धक्के मारकर निकालने लगती है और दोनों का झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ गियोंग के नए पापा आ जाते हैं और गीहुन वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी बेटी के नए पापा बाहर आते हैं और गीहुन को पैसा देते हैं, कहते हैं कि तुम इसी के लायक थे तो ये लो और तुम्हें पैसे चुकाने की भी जरूरत नहीं, बस मेरे परिवार से दूर रहना। गीहुन गुस्सा हो जाता है और पैसे उसके मुंह पे मारता है, जो उसकी बेटी भी देख लेती है, इसलिए गीहुन वहाँ से चला जाता है। वो घर आता है तो उसे वहाँ पर डिटेक्टिव जुनहो मिलता है और पूछता है कि आपने कंप्लेंट लिखवाई थी कि कुछ लोग हैं जो लोगों को गेम खेलने के लिए किडनैप करते हैं। मेरे भाई के पास भी ऐसा इनविटेशन आया था जैसे तुम्हारे पास था और कई दिनों से वो लापता है। गीहुन वहाँ से जाने लगता है, कहता है कि अभी मैं फिलहाल किसी की मदद करने के हालत में नहीं हूँ। फिर वो देखता है कि उसे भी इनविटेशन आया था और फिर सभी लोग अपने लोकेशन में पहुंच जाते हैं दोबारा गेम खेलने के लिए और बिल्कुल पहले की तरह एक बड़ी गाड़ी आती है उन्हें लेने के लिए और एक स्लीपिंग गैस की मदद से उन सभी को बेहोश कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जुनहो गीहुन के गाड़ी को पीछा करता है। सेबियोक किसी तरह स्लीपिंग गैस से खुद को बचा लेती है और वो अपने होश में थी। जुनहो गाड़ी का पीछा करते करते समुद्र किनारे पहुंच जाता है, जहां पर गेम एरिया में ले जाने के लिए बहुत सारी गाड़ी लाइन में लगी हुई थी और वो चीफ को मैसेज कर देता है कि आज वो पुलिस स्टेशन नहीं आने वाला। इसके बाद जुनहो एक गाड़ी के अंदर छुप जाता है और उन सभी गाड़ियों को एक जहाज के जरिए आइलैंड की तरफ ले जाने लगते हैं। अब इस तरह जुनहो गेम वाले आइलैंड तक पहुंच जाता है। वहाँ पर सारे प्लेयर्स बेहोश होते हैं और बेहोशी में उन सभी की ID चेक की जाती है। जुनहो भी बेहोश होने का नाटक करता है और जब उसे चेक किया जाता है तो डिवाइस काम नहीं करता। जुनहो सुपरवाइजर से लड़ने लगता है और आखिर में उसे मार देता है और उसका रेड ड्रेस पहन लेता है और उस आदमी को अपने कपड़े पहनाकर पानी में फेंक देता है। लेकिन 2 लोग उसे देख लेते हैं और उसे केबिन में जाने को बोलते हैं। इसके बाद सारे प्लेयर्स जो लोग बेहोश होते हैं उन्हें कमरे में लाया जाता है और उनका सारा सामान, उनका कपड़ा, सब कुछ उतार दिया जाता है। लेकिन सेबियोक जो होश में थी, कपड़े को चेंज करने से पहले वो एक चाकू गार्ड्स के जेब में डाल देती है
और जब उसका कपड़ा चेंज हो जाता है तो वो चाकू वापस अपने पास रख लेती है। इसके बाद धीरे धीरे सारे प्लेयर्स को होश आने लगता है और वो बूढ़ा आदमी अभी भी नंबर 1 है और गीहून 456। और वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे पुराने प्लेयर्स वापस आए हैं। वो औरत भी थी, यहाँ तक कि सांगवू भी वापस लौट आया। अली भी आ गया है और सांगवू शुरू से ही स्ट्रेटेजी बनाने लगता है। कहता है हमें स्ट्रॉन्ग लोगों को अपनी टीम में लाना पड़ेगा। गीहून अली से कहता है कि तुम हमारी टीम में आ जाओ। बूढ़ा आदमी भी ज्वाइन होना चाहता है। गीहून खुशी खुशी उसे अपनी टीम में ले लेता है। दूसरी तरफ गैंगस्टर डोक्सू अपने आदमियों के साथ गेम में आया था और वो सेबियो को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस गैंगस्टर को उसकी औकात सुनाती है और कहती है तेरे जैसे डरपोक को हमारे यहाँ क्या कहते हैं पता है? भगौड़ा। तभी दोनों के बीच में 212 औरत आ जाती है और वो डोक्सू पर लाइन मारने लगती है क्योंकि वो उसकी टीम में होना चाहती थी। अब सभी को खाने के लिए बुलाया जाता है और डोक्सू उस औरत को मजाक में बोलता है कि पलंग तोड़ने के लिए आ जाना, जिससे कि वो गुस्सा हो जाती है। एक सुपरवाइजर फ्रंटमैन को जाकर बताता है कि 93% लोग वापस आए हैं। फ्रंटमैन कहता है जो वापस नहीं आए उन पर नजर रखना। इसके बाद सभी लोग लंच खा रहे थे और गीहून अपनी टीम के साथ खा रहा था और वो सोचता है कि बिल्कुल इसी तरह वो लोग स्कूल में टिफिन खाया करते थे। सांगवू गेस करने को बोलता है कि अगला गेम क्या होगा। फिर वो लोग बच्चों वाला गेम डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन अली को इन कोरियन गेम्स के बारे में पता ही नहीं था। अब दिन भर के काम के बाद सारे वर्कर्स भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और जूनहो के पास जो चाबी थी उसी का इस्तेमाल करके वो अपने कमरे में जाता है और अंदर में 3 नियम लिखे हुए थे। कमरे के बाहर बिना मास्क पहने मत निकलना, बिना बताए इस जगह को छोड़कर मत जाना और बिना परमिशन के रूम से बाहर नहीं निकलना। अब इसके बाद हम उसी औरत 212 को देखते हैं जिसे आधी रात में बहुत जोर की टॉयलेट लग जाती है, लेकिन दरवाजा बंद था और मैनेजर बोलता है कि कर्फ्यू लगने के बाद कमरे से बाहर निकलना मना है। मगर आखिर में मैनेजर दरवाजा खोल देता है, लेकिन अब तो सेबियो को भी बाथरूम जाना था, जिससे दोनों के बीच में अनबन होने लगती है। खैर जूनो के कमरे में खाना पहुंचा दिया जाता है और वो अपना मास्क उतारता है, लेकिन अपना चेहरा कैमरे की तरफ नहीं करता। 212 अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत सारे सिगरेट छुपा कर लाती है, जिससे वो बाथरूम में फूंकने लगती है, लेकिन तभी उसके स्टॉल में सेबियो का आ जाती है और ऊपर जाने का रास्ता खोलती है देखने के लिए कि आखिर ये जगह है क्या। 212 भी उसकी मदद करती है। सेबियो को वेंट के अंदर जाती है किचन की तरफ और वहाँ वो देखती है कि सारे वर्कर्स बहुत सारा चीनी का इस्तेमाल करके कुछ बना रहे थे। शायद अगली गेम की तैयारी हो रही है। इधर बाहर खड़ा आदमी 212 से कहता है जल्दी बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। 212 नाटक करने लगती है अंदर मत आना, मेरा पेट बहुत दुख रहा है और मैं अभी धो रही हूँ। कुछ समय के बाद गार्ड अंदर आ जाता है और देखता है कि दोनों प्लेयर्स अंदर ही थे और 212 उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तू अंदर कैसे आ गया रे गंदा इंसान। फिर दोनों वहाँ से चली जाती है, लेकिन वेंट के कवर का स्क्रू थोड़ा सा ढीला लगा हुआ था। खैर इधर वर्कर्स के कमरे की लाइट भी बंद कर दी जाती है और अंधेरे में जूनहो नोटपैड में उसने यहाँ जो कुछ भी देखा वो सारी चीजें नोट करने लगता है। 212 सेबियो से पूछने लगती है कि आखिर तूने देखा क्या, और ये सब कुछ सांगवू सुन लेता है। अगले दिन का काम शुरू होता है और फिर से वो औरत सेबियो से पूछने लगती है कि तूने क्या देखा। तो वो बताती है कि गार्ड्स बड़े बर्तन में कुछ पिघला रहे थे, लेकिन क्या पिघला रहे थे ये समझ नहीं आया। वो बोलती है कि मुझे चीनी की खुशबू आ रही थी। जूनहो और सारे वर्कर्स अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और उसके बगल वाला वर्कर नंबर 28 उसकी तरफ देखते ही रहता है। इधर सारे प्लेयर्स को भी खाना दिया जाता है और सांगवू सेबियो को देखे ही जा रहा था क्योंकि उसे पता है कि वो लड़की कुछ जानती है। उसने कल रात कुछ तो देखा। अब सेकंड गेम की अनाउंसमेंट होती है और एक प्लेयर होता है जिसके ब्रेड के अंदर में एक चिट होता है। शायद इसके जरिए उसे अगले गेम के बारे में पता चल जाता है। सांगवू सेबियो से जाके पूछने लगता है कि कल रात तुमने क्या देखा, शायद मैं गेस कर पाऊँ कि यहाँ कौन सा गेम होने वाला है। फिर वो लोग गेम एरिया में आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि ये गेम 4 टीम में खेली जाएगी। स्टार्ट होने से पहले 4 शेप में किसी एक को चुनकर उसके सामने खड़े हो जाना है और वो 4 शेप्स हैं सर्कल, ट्रायंगल, स्टार और अम्ब्रेला। सांगवू को धीरे धीरे समझ आने लगता है ये गेम कौन सा होने वाला है, लेकिन वो फिर भी किसी से ये बात शेयर नहीं करता। सांगवू उन सभी से कहता है हम लोगों को अलग अलग शेप चुनना चाहिए और वो खुद ट्रायंगल शेप चुनता है। अली अपने लिए सर्कल चुनता है, गीहून अम्ब्रेला और 1 को स्टार मिलता है। अब सारे प्लेयर्स अपना शेप चुन लेते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं और उन सभी को हनीकॉम्ब दिया जाता है और उसी में शेप बना हुआ था और सुई के मदद से उन्हें उस शेप को 10 मिनट के अंदर उस हनीकॉम्ब से निकालना था बिना उस शेप को तोड़े। अगर वो शेप टूट गया तो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कि उन्हें मार दिया जाएगा। अब जिन लोगों का शेप टूट रहा था उन्हें गोली मार दिया जाता है। प्लेयर 111 में जिसे पहले ही चिट मिल गया था वो पास हो जाता है। 67 मतलब के सेबियोक और अली सब पास हो जाते हैं। जूनहो अभी भी वहीं पर था और सुपरवाइजर उसे कहने लगता है कि तुम्हारी ड्यूटी तो डेड बॉडी को हटाने की है, तुम अभी से यहाँ क्या कर रहे हो। सांगवू भी लेवल पार कर लेता है। गीहून डर के मारे बहुत कांप रहा था क्योंकि उसे बहुत ही टफ शेप मिला था और वो चीनी को चाट चाट कर पिघलाने लगता है। 212 लाइटर के मदद से सुई को गर्म करती है और शेप को बाहर निकाल लेती है
और इस गेम को पास कर लेती है और वो गैंगस्टर डोक्सू को भी लाइटर दे देती है उसकी मदद करने के लिए। गीहुन को चाटते हुए देखकर सभी लोग अपने शेप को चाटने लगते हैं क्योंकि इससे चीनी पिघल जाएगा और वो शेप आराम से निकल जाएगा। आखिरी 10 सेकंड बचे हुए थे और गीहुन अम्ब्रेला शेप को बाहर निकाल लेता है, मगर एक प्लेयर होता है जिसका अम्ब्रेला टूट गया था, इसीलिए उसे गोली मार दी जाती है। जैसे ही उसे गोली लगने वाली थी वो गार्ड के मास्क में सुई घुसा देता है और दूसरे प्लेयर से बंदूक छीन लेता है और जितने भी प्लेयर टाइम पर शेप को बाहर नहीं निकाल पाए उन्हें गोली मार दी जाती है। फिर वो प्लेयर एक वर्कर को पकड़ लेता है और उसे कहता है मास्क उतारने के लिए और वो मास्क उतार भी देता है, लेकिन वो तो एक कम उम्र का लड़का था, इसलिए उस प्लेयर को हिम्मत नहीं होती उसे मारने की, इसलिए वो खुद को खत्म कर लेता है। फ्रंटमैन वहां पहुंचकर उस गार्ड को गोली मार देता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा, उसने अपना चेहरा दिखाया और जूनहो देखता है कि जिस गार्ड को मारा गया ये तो वही था जो उस पर शुरू से शक कर रहा था। डोक्सू 212 को मदद के लिए थैंक यू कहता है। गीहुन को भी समझ आ गया था कि उसके दोस्त को गेम के बारे में पता तो चल गया था, लेकिन उसने जानबूझकर मदद नहीं की। इसके बाद वो लोग ग्रुप में आकर एक दूसरे से मिलते हैं और सांगवू उनसे कहने लगता है कि मुझे अलग हो जाने के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। गीहुन कहता है अब जाने भी दे, तुझे थोड़ी पता था कि मुझे अम्ब्रेला मिलने वाला है। रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि 187 प्लेयर्स में से सिर्फ 79 एलिमिनेट हो गए हैं और उसके बाद पिगी बैंक में और पैसे भर दिए जाते हैं और अब अंदर में टोटल 34.8 मिलियन वॉन है। इसके बाद सभी को खाना दिया जाता है, एक अंडा और एक कोल्ड ड्रिंक। डोक्सू इतने कम खाने से काफी नाराज था, लेकिन 212 उसे आइडिया देती है जल्दी खा लो फिर लाइन में लग जाते हैं। खाने के बाद वो लोग बीच लाइन में घुस जाते हैं और इस वजह से लास्ट में 5 लोगों को खाना नहीं मिलता क्योंकि पूरे प्लेयर्स को गिन करके खाना तैयार किया गया था। फिर एक लड़की बोल देती है कि डोक्सू और उसके लोगों ने 2 बार खाना खाया, इसलिए जिनको खाना नहीं मिला वो चले जाते हैं उन पर चिल्लाने, लेकिन डोक्सू उस आदमी को बहुत पीटता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है। गीहुन चिल्लाने लगता है कि यह दादागिरी नहीं सही जाएगी, आज एक प्लेयर मरा है और भी मरेंगे, लेकिन जो प्लेयर मर गया था उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके हिस्से का पैसा भी पिगी बैंक में डाल दिया जाता है क्योंकि इस गेम में जान की कीमत बस इतनी ही है। जूनहो स्क्वायर वाला मास्क पहन लेता है, इस वजह से दूसरे लोग भी उसका हुक्म मानते हैं क्योंकि स्क्वायर मास्क लगाने वाला मैनेजर होता है। प्लेयर 111 गार्ड के साथ होता है और वो एक बॉडी को डायसेक्ट कर रहा था क्योंकि वो एक डॉक्टर है और वो बॉडी से सारे ऑर्गन्स निकाल लेता है। आधे घंटे में लाइट ऑफ होने वाली है, लेकिन सांगवू कहता है कि आज रात हम नहीं सोएंगे क्योंकि पता नहीं लाइट ऑफ होने के बाद क्या होगा, जो भी होगा एक साथ हमें सामना करना पड़ेगा। गीहुन सेबियोक मतलब कि जेब कतरी के पास जाता है और उसे कहता है कि उस गैंगस्टर के साथ तेरा 36 का आंकड़ा है, अगर तुझे प्रॉब्लम हुई तो हमारे ग्रुप में आ जाना। इधर ऑपरेशन रूम में एक गार्ड अंदर आता है और गार्ड नंबर 29 के बारे में पूछता है कि आज वो क्यों नहीं आया। 111 पूछता है कि कल कौन सा गेम होने वाला है, तो गार्ड उसे एक अंडा देता है और आगे बताता है कि वर्कर्स ने प्लेयर्स को कम खाना दिया जानबूझ करके ताकि प्लेयर्स के बीच लड़ाई मारपीट हो और जो कमजोर है वो एलिमिनेट हो जाए। इसलिए वो लोग 111 को बोल देते हैं कि तुम्हें वहाँ अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, मजबूत टीम ढूंढो और उन्हीं के साथ रहो। वो देखता है कि अंडे के अंदर एक चिट था जिसमें अगली गेम की इंफॉर्मेशन थी। फिर वो रूम में आता है और डोक्सू को बोलने लगता है मुझे अपनी टीम में ले ले, मगर वो लोग उसे धमकाने लगते हैं कि इधर कुछ मिनट में लाइट बंद होने वाली थी। अब फाइनली अंधेरा हो जाता है और फ्रंटमैन सभी प्लेयर पे नजर रखता है। डोक्सू अंधेरा होते ही काम शुरू कर देता है और रूम में भगदड़ मच जाती है। डोक्सू सेबियो को भी मारने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। गीहुन, सांगवू और अली एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश करते हैं और प्लेयर नंबर 1 मतलब के बूढ़े आदमी को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर पे था ही नहीं। सेबियो उसके पास आती है मदद के लिए, लेकिन डोक्सू उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। अब आखिर में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और बूढ़ा भी अभी भी जिंदा था और वो कहने लगता है कि लड़ाई मारपीट बंद करो। आखिर में कमरे की लाइट जलती है और जितने भी प्लेयर्स मारे गए थे उन्हें वहां से ले जाया जाता है। फिर डोक्सू से उसका चाकू ले लिया जाता है। मैनेजर मतलब जूनहो गीहुन से आकर पूछता है क्या इनहो नाम का लड़का यहाँ है, लेकिन गीहुन कहता है कि हम यहाँ किसी का नाम नहीं जानते। अब सारे मरे हुए प्लेयर्स मतलब एलिमिनेटेड प्लेयर्स को जला दिया जाता है। गीहुन अपने टीम से कहता है कि हमें एक दूसरे का नाम जान लेना चाहिए। अली बोलता है कि मेरा नाम अली अब्दुल है और वो पाकिस्तान से है। सेबियोक ना चाहते हुए भी अपना नाम उन्हें बताती है। प्लेयर नंबर 1 अपना नाम याद नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। 111 डोक्सू के घाव को सील देता है। डोक्सू प्लेयर नंबर 212 के साथ मस्ती करता है और 212 उसे पूछती है कि तुम और वो डॉक्टर मेरे से कुछ छुपा तो नहीं रहे। डोक्सू कहता है छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। 212 उसे पूछती है कि अंत तक मेरा साथ दोगे ना, धोखा तो नहीं दोगे। डोक्सू उसे कहता है कि वो कभी उसे धोखा नहीं देगा। वो उससे उसका नाम पूछती है और वो बता देता है उसका नाम डोक्सू है। जब लाइट बंद हो जाती है जूनहो फिर से सारी डिटेल नोट करने लगता है
जो भी उसने आज देखा, और उसे एक आवाज सुनाई देने लगती है जो उसे हर रात सुनाई देती है। उसे समझ आ गया था ये एक मोर्स कोड है, जिसका मतलब निकल रहा था नंबर 29। अगली सुबह जब लाइट जलती है तो गीहून देखता है बूढ़ा आदमी जागा हुआ था और कहता है मुझे वैसे भी नींद नहीं आती और तुम लोगों की मैं मदद तो नहीं कर सकता, पहरेदारी तो कर ही सकता हूँ। अब तीसरा गेम स्टार्ट होने वाला था। जूनहो सर्कल वाला मास्क पहन लेता है और इसके बाद सारे प्लेयर्स को एक बहुत ही बड़े व्हाइट रूम में लाया जाता है। सारे प्लेयर्स को 10 लोगों के 8 टीम में डिवाइड कर दिया जाता है। टाइम लिमिट 10 मिनट है। सांगवू और उसकी टीम 5 लोग थे और उन्हें और 5 लोग ढूंढने होंगे, इसलिए वो लोग चले जाते हैं अपने लिए टीम मेंबर्स ढूंढने के लिए। सेबयोक एक अकेली बैठी हुई लड़की को देखती है। दूसरी तरफ ड्योक्सू 212 को अपनी टीम से निकाल देता है, मगर वो 212 को धक्का देकर गिरा देता है और वो औरत उसे कहती है अपनी औकात तुम्हें दिखाई दी, अब तू देखना, मैंने तुझसे कहा था ना कि धोखा देगा तो मार दूंगी। गीहून देखता है कि उसकी टीम में टोटल 9 लोग थे। सेबयोक एक लड़की को ले आती है जिसके लिए सांगवू खुश नहीं था, क्योंकि उसे टीम में सिर्फ मर्द चाहिए थे। अब इतना कम नहीं था कि प्लेयर नंबर 212 भी उन्हीं की टीम में आ जाती है। अब 10 प्लेयर के 8 टीम बन जाते हैं और इसके बाद उन्हें गेम एरिया में लाया जाता है। वहाँ देखते हैं कि 2 बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं बहुत ही ऊंचे हाइट में, और प्लेयर सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कौन सी गेम होने वाली है। बताया जाता है इस गेम का नाम है टग ऑफ वार और रस्सी को अपनी तरफ खींचना है और अपने दुश्मनों को नीचे गिराना है। अब इसके बाद टीम 1 मतलब कि डोक्सू की टीम और टीम नंबर 7 एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाले हैं। अब वो अपने अपने पोजीशन पर चले जाते हैं और गेम स्टार्ट होते ही रस्सी अपनी तरफ जान लगाकर खींचने लगते हैं। आखिर में डोक्सू की टीम जीत जाती है और वो दूसरी टीम नीचे गिर जाती है और वो विरोधी टीम मारी जाती है और सबके सब एलिमिनेट हो जाते हैं। अब गीहून की पूरी टीम 5 के खिलाफ खेलने वाले थे और गीहून और उसकी टीम बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि दूसरी टीम में सिर्फ मर्द लोग ही थे। लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि भले ही टीम कमजोर क्यों ना हो, स्ट्रेटेजी सही हो तो टग ऑफ वार जीता जा सकता है। वो बताता है कि जवानी में वो अपने गांव में टग ऑफ वार खेला करता था और वो कभी नहीं हारा। सबसे इम्पोर्टेंट है लीडर, अगर वो कमजोर पड़ गया तो पूरी टीम बिखर जाएगी। वो समझा देता है कि रस्सी को किस तरह मजबूती से पकड़ के रखना है और गेम शुरू होते ही पीछे की तरफ झुककर अपनी पूरी जान लगा देना है। इससे विरोधी टीम तुम्हें खींच नहीं पाएगी और जैसे ही विरोधी टीम की पैर लड़खड़ाएगी खींचना शुरू कर देना। गीहून और उसकी टीम बिल्कुल वैसे ही नियमों को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग जीतने वाले हैं। अब कोई भी पैंतरा काम नहीं आता और वो लोग हारने लगते हैं। इसीलिए सांगवू अपना दिमाग लड़ाता है और कहता है कि हमें कुछ सेकंड्स के लिए रस्सी को छोड़ देना होगा। वो लोग ऐसा ही करते हैं जिससे कि विरोधी टीम गिर जाती है और ये मौका देखकर गीहून और उसकी टीम अपनी जान लगाकर रस्सी अपनी तरफ खींचने लगते हैं और विरोधी टीम को गिरा देते हैं। गेम एरिया से निकलते समय एक प्लेयर जीतने के बाद भगवान को थैंक यू कहता है, लेकिन वो नई लड़की कहने लगती है कि भगवान को थैंक यू बोलकर क्या फायदा, आज तुम जिंदा हो तो इस बूढ़े अंकल की वजह से और सांगवू की वजह से, जिसने सही टाइम में सही आइडिया लगाया। मगर वो आदमी अंदर से दहल चुका था। कहता है कि हम सब जीत तो गए, लेकिन हमारे वजह से ही विरोधी टीम मारे गए, इसलिए वो सभी पापी हैं। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद नई लड़की सेबयोक से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो कहती है नाम पूछकर क्या करोगी, तुम बस एक काम करो, मुझसे बात करो ही मत। फिर वो लोग कमरे के अंदर आते हैं तो डोक्सू और उसका गैंग हैरान हो जाता है ये देखकर कि वो बूढ़ा आदमी और उसका गैंग अभी भी जिंदा था। 212 उसे देखकर मुस्कुराती है। इधर सारे मरे हुए प्लेयर्स को जला दिया जाता है, लेकिन जलाने से पहले ही एक बॉडी को खुफिया रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है और मरे हुए प्लेयर्स के बॉडी में से उनके सारे ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं बेचने के लिए। अब सिर्फ 40 प्लेयर्स बचे हुए थे। 212 अपनी टीम की तारीफ करने लगती है, बोला जाए तो उन्हें मक्खन मारती है। जब गीहून उस औरत से पूछता है कि बहन उन लोगों ने तुम्हें निकाला क्यों था, तो वो औरत कहती है मुझे बहन मत बोलो, मेरा एक नाम है, मेरा नाम है मिनियो और मेरी उन लोगों से जम नहीं रही थी, इसीलिए मैंने खुद उस टीम से निकल आई। सांगवू बोलता है कि उसने पहले ही तुम्हें अपनी टीम से निकाल दिया था गेम शुरू होने से पहले, जैसे कि उन्हें पता था कौन सा गेम स्टार्ट होने वाला है। अब 30 मिनट में लाइट ऑफ होने वाली थी और आज भी हो सकता है लाइट बंद होने के बाद फिर से लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू हो जाए। गीहून आइडिया देता है कि लाइट बंद होने से पहले उन सभी को एक दीवार बनानी होगी, इसीलिए वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। डोक्सू आकर ताना मारने लगता है कि तुझे क्या लगता है कि ये कमजोर दीवार तुझे मुझसे बचा सकती है, मगर गीहून उसे कहता है कि तू जिन लोगों पर ज्यादा भरोसा करता है ना वही तेरी जान लेंगे, मैं तो ऐसा ही करता, बत्ती गुल होने पर तुझे ही पहले मारता। डोक्सू इसीलिए जब अपने गैंग से मिलता है तो उन्हें कहता है कि आज रात कोई झगड़ा नहीं होगा, आज रात सब कोई आराम करो। तो वो देखता है कि डॉक्टर गायब था। गीहून सांगवू डिसाइड करते हैं कि वो लोग जोड़ी बनाकर पहरा देंगे। सांगवू और अली पहले पहरा देते हैं और लाइट जब बंद हो जाती है अली सांगवू को अपने डिनर में से एक भुट्टा बचाकर देता है। कहता है कि आज आपके वजह से हमारी जान बची है, इसलिए मैं चाहता था आपके लिए कुछ करूं। सांगवू भुट्टे को आधा तोड़कर उसे देता है। सांगवू उसे पूछने लगता है कि तुम कोरिया कैसे आए, तो वो बोलता है कि मैं पैसे कमाने के लिए आया था और उसका परिवार भी यही है, उसकी पत्नी है और 1 साल का बच्चा। इसके बाद 2 गार्ड्स बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं और उनमें से एक 29 मतलब कि जूनहो होता है और 28 उससे पूछने लगता है कि कल तुम क्यों नहीं आए, कल मैंने तुम्हारी जान बचा ली, अगली बार तुमने ऐसा किया तब तुम गए। इसके बाद वो लोग ऑपरेशन रूम में आते हैं जहाँ के डॉक्टर
डॉक्टर बॉडी का चीर फाड़ कर रहा था। 28 डॉक्टर से कहता है जल्दी से काम कंप्लीट करो। डॉक्टर कहता है बिना खाए पिए बिना आराम किए ये काम कोई करके दिखाए, वो भी हर दिन मौत से लड़ने के बाद, तब मैं मानूं। सांग-वू गी-हुन को जगाता है क्योंकि अब उसके पहरे देने की बारी आ गई थी। दूसरी तरफ डोक्सू देखता है कि अभी तक डॉक्टर वापस आया ही नहीं था। डॉक्टर से गार्ड्स कहने लगते हैं कि तुम अपना काम हमें क्यों नहीं सिखा देते, हम तुमसे अच्छा कर लेंगे। डॉक्टर कहता है कि जितना ये काम आसान दिखता है उतना है नहीं। गार्ड्स बोलते हैं वैसे भी तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम्हारे इलाज की वजह से एक पेशेंट की जान चली गई। गी-हुन कहीं खो जाता है और वो अपने सामने लड़ाई होते हुए देखने लगता है। बूढ़ा आदमी उसे होश में आने को बोलता है, पूछता है तुम कहाँ खो गए। गी-हुन बोलता है कि मैं जिस कार कंपनी में काम करता था वहाँ एक दिन हड़ताल हुआ था क्योंकि मजदूरों को निकाल दिया गया था और उसने उस कंपनी में 10 साल काम किए। उसी समय वो बाप भी बनने वाला था और उसे पैसों की जरूरत थी। हड़ताल के समय वो सभी लोग बारी बारी पहरा दे रहे थे ताकि उन्हें कोई हटा न सके। बूढ़ा आदमी कहता है मुझे हड़ताल के बारे में पता है, शायद वहाँ किसी की मौत भी हुई थी। तभी बूढ़े आदमी की तबीयत खराब होने लगती है। वो देखता है कि बूढ़े आदमी को बुखार है, इसलिए वो उसे लेटा देता है और सेब योक पीने के लिए उसे पानी देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर वाले रूम में सारे गार्ड्स एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो एक पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे जिसका एक किडनी है और उन डिटेल्स के बारे में जूनहो को कुछ पता नहीं था, इसलिए वो लोग उस पर ही चिल्ला रहे थे कि आखिर तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं है। सेब योक गी-हुन के साथ पहरा दे रही थी और वो उसे पानी देने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन सेब योक बोलती है फ्री में नहीं दिया है, कल लौटा देना। दूसरी तरफ 28 और 29 मतलब जूनहो ऑर्गन्स डिलीवर करने के लिए निकल पड़ते हैं। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर मतलब प्लेयर नंबर 111 गार्ड से पूछता है कल कौन सा गेम होने वाला है, लेकिन गार्ड्स कहते हैं हमें भी नहीं पता। डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और जूनहो और 28 एक सुरंग के रास्ते बाहर निकलते हैं। डॉक्टर एक गार्ड को पकड़ लेता है और दूसरे से बोलता है तुम जाकर पता करो कल कौन सी गेम होने वाली है। मगर उनके बीच लड़ाई मारपीट होने लगती है और डॉक्टर एक गार्ड को मार डालता है और दूसरे को घायल करके वहां से भाग जाता है। टनल में जूनहो बॉम्ब देखता है तो उसका दूसरा साथी बताता है कि इस बॉम्ब को छूना मत, ये रास्ता असली में वीआईपी के लिए है, इमरजेंसी के समय उन्हें यहाँ से निकालने के लिए। एक बार वो निकल जाए तो इस बॉम्ब के टाइमर को स्टार्ट कर दिया जाएगा और इस पूरे जगह को उड़ा दिया जाएगा। जूनहो पूछता है ये वीआईपी है कौन, तो दूसरा गार्ड कहता है कि मुझे नहीं पता। सुपरवाइजर कैमरे में डॉक्टर को देख लेता है भागते हुए और वो भी टेंशन में आ गया था। डॉक्टर भागते हुए गेम रूम में आ जाता है और गार्ड नंबर 28 जूनहो पर शक करने लगता है, पूछता है कि तू आजकल ज्यादा सवाल क्यों पूछता है, ऊपर से तेरी आवाज भी बदल गई है, अपना चेहरा दिखा। जूनहो उसे अपना चेहरा दिखाता है और वो अपना बंदूक निकाल लेता है और 28 से पूछता है तू अपना चेहरा दिखा वरना मारकर भी तेरा चेहरा देख सकता हूँ। 28 अपना चेहरा उसे दिखाता है। इधर डॉक्टर के पास में एक मास्क मैन आता है, कहता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ ठीक हो सकता है, मैं बॉडी को जला देता हूँ, तुमने जिसे मार दिया है मैं उसे भी जला दूंगा। प्लेयर्स का गायब होना बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन गार्ड्स गायब हो जाते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जूनहो दूसरे गार्ड को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम जिस इंसान के टुकड़े टुकड़े करते हो वो है कौन, तो वो इंसान कौन है जिसकी कहानी तुम बता रहे थे, जिसकी एक किडनी है, क्या तुम्हें पता है उस इंसान की दूसरी किडनी कहाँ है? यहाँ मेरे अंदर, वो मेरा भाई था। मगर 28 कहता है वो प्लेयर तो असली में एक औरत थी। इधर मास्क मैन डॉक्टर को शांत होने को बोलता है और उसे शांत करने के लिए उसे अपना चेहरा दिखाता है, कहता है मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, तुम्हें वापस अंदर कमरे में जाना होगा। मगर वो पीछे से डॉक्टर को मार डालने वाला था कि तभी वहाँ फ्रंटमैन पहुंचकर उस मैनेजर को ही गोली मार देता है क्योंकि सोल्जर्स अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। इधर 28 जूनहो को बोलता है कि वो जिस प्लेयर की बात कर रहे थे वो असली में लड़की थी क्योंकि तभी सभी गार्ड्स ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती किया और यहाँ सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड भी होते हैं, तुम जाकर देख सकते हो। लीडर के कमरे में लीडर का मास्क सबसे अलग है, तुमने उसे देखा ही होगा। वो कहता है मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा और मुझे बॉडी बेचकर जितना पैसा मिलेगा आपस में हम बांट लेंगे, बस मुझे जाने दो। लेकिन जूनहो उसे गोली मार देता है। फ्रंटमैन उस प्लेयर को कहने लगता है कि तुम बॉडी के साथ क्या करते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ सारे प्लेयर्स इक्वल हैं। बाहर सारे प्लेयर्स भेदभाव और ऊंच नीच से दुखी थे, यहाँ उन्हें आखिरी मौका मिला है ईमानदारी से लड़कर जीतने का और तुमने उस कानून को तोड़ा है। फ्रंटमैन उस प्लेयर को भी गोली मार देता है और वहाँ से चला जाता है और वो पहुंचता है ऑपरेशन वाले रूम में जहाँ वो और भी मरे हुए गार्ड्स को देखता है। दूसरी तरफ जूनहो टनल के जरिए लीडर के कमरे में आ जाता है, मतलब फ्रंटमैन के कमरे में। फ्रंटमैन को 28 की भी डेड बॉडी मिल जाती है, लेकिन उसके साथ कौन था ये वो लोग सोचने लगते हैं। सारे ऑक्सीजन टैंक वहीं रखे हुए थे, मतलब इसे मारने वाला भागा नहीं है, अंदर ही है। तो वो अपने लोगों से कहता है उसे ढूंढ निकालो और वो 28 के माथे में लगे बुलेट को निकाल लेता है। तब अचानक अलार्म बजने लगता है और लाइट जल जाती है। जूनहो लीडर के कमरे से होते हुए एक बेसमेंट में चला जाता है और वही होता है रिकॉर्ड रूम जहाँ सारे फाइल्स रखे हुए थे। स्क्विड गेम सालों से चलते आ रहा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं। सारे गार्ड्स अपने कमरे के बाहर खड़े थे अटेंडेंस के लिए, लेकिन 29 मतलब के जूनहो गायब था, इसलिए उन लोगों से कहा जाता है 29 को ढूंढने। गार्ड्स प्लेयर के कमरे में आ जाते हैं और उनसे कहते हैं हॉल के बीचों बीच खड़े हो जाने, और वो बूढ़े आदमी को भी जबरदस्ती बोलते हैं खड़े होने, लेकिन देखते हैं कि वो तो टॉयलेट कर चुका था। ये सब देखकर
गीहुन को उस पर काफी तरस आता है। जूनहो को गेम के विनर का लिस्ट मिलता है और देखता है कि उसका भाई इनहो 2015 में स्क्विड गेम का विनर था। फिर वो 2015 का फाइल निकालता है और देखता है प्लेयर नंबर 132 उसका भाई था। प्लेयर्स को चेक करने के बाद अगले गेम की तैयारी शुरू होती है। गीहुन बूढ़े आदमी के कमर पे अपना स्वेट शर्ट बांध देता है और बूढ़ा आदमी उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद सारे प्लेयर्स को गेम हॉल में जाने के लिए बोला जाता है। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहां पर गार्ड्स नजर आते हैं जो मर चुके थे और उन्हें टांग दिया गया था क्योंकि उन लोगों ने अपने फायदे के लिए नियम तोड़े। और वहां पर डॉक्टर भी था। सारे प्लेयर से कहा जाता है यहाँ हर कोई इक्वल है और यहाँ किसी तरह का भेदभाव और चीटिंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जूनहो अपने भाई से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींचने लगता है। तभी फ्रंटमैन के कमरे में टेलीफोन बजता है। फ्रंटमैन वहाँ पहुंच जाता है और वो दूसरे आदमी को बताता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। जब तक वीआईपी आएंगे यहाँ सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी होंगी। सारे प्लेयर्स को व्हाइट रूम में लाया जाता है और 212 डोक्सू को ताना मारते हुए कहने लगती है कि क्या हुआ रे, अब तो तुझे नहीं पता ना कि अगला गेम कौन सा होने वाला है। सारे प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये गेम 2 प्लेयर्स के बीच खेली जाएगी। गेम खेलने के लिए उन्हें अपना साथी ढूंढना होगा और उनके पास अब 10 मिनट है। जूनहो वापस उस नंबर पे फोन लगाता है, लेकिन अब तो टेलीफोन भी काम नहीं करता। अब हर कोई अपना पार्टनर ढूंढने में लग जाता है। कोई भी आदमी लड़की को अपने टीम में नहीं लेना चाहता, इसलिए सेबियोक और 240 नाराज होकर चली जाती है। सांगवू अली को अपने टीम में आने को बोलता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और टीम बन जाते हैं। आखिर में गीहुन के साथ बचता है तो वो बूढ़ा आदमी, सेबियोक और 240 एक साथ हो जाते हैं। गीहुन एक आदमी से बात कर रहा था और उसे टीम बनाने को बोलता है और कहता है कि अब तो डॉक्टर के मरने के बाद सिर्फ 39 लोग रह गए हैं, मतलब कि टीम बन जाएगी लेकिन लास्ट में कोई ना कोई बच जाएगा। गीहुन को डर लगने लगता है कि कहीं आखिर में वो बूढ़ा आदमी अकेला न रह जाए, इसलिए उसे काफी तरस आने लगता है और वो अपने टीम में नंबर 1 को ले लेता है। और इस तरह लास्ट में बच जाती है वो पागल औरत, मतलब 212, और वो सभी से मदद मांगती है और अपने टीम में लेने को बोलती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और आखिर में गार्ड्स उसे पकड़ के ले जाते हैं। इसके बाद सारे प्लेयर्स को गेम एरिया में लाया जाता है और सब अपना अपना पोजीशन लेते हैं। तो वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे और सारे प्लेयर्स को एक एक पोटली दिया जाता है। उनमें 10 मार्बल्स होते हैं। गीहुन और वो बूढ़ा आदमी काफी खुश हो जाते हैं कि उन्हें तो यहाँ कंचे खेलने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि दोनों माहिर हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि अब तुम मेरे खानबू हो, मतलब मेरे पार्टनर। तभी उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उन्हें अपने पार्टनर के खिलाफ ये गेम खेलना होगा। अगर कोई भी अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स जीत लेता है तो वो ये गेम जीत जाएगा। मतलब कि उन लोगों ने जो अपना पार्टनर चुना वो अब पार्टनर नहीं बल्कि उनके कंपटीशन है। 30 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है और सभी लोग सोचने लगते हैं कि वो कौन सी गेम खेलेंगे। वैसे जो भी खेलेंगे दोनों में से तो कोई एक मरने वाला है। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी अपना घर ढूंढने लगता है और ऐसा लगता है कि वो अपने इलाके में आ गया हो। सांगवू अली के साथ गेम खेलता है, बोलता है कि तुम्हें गेस करना होगा कि मेरे मुट्ठी के अंदर जो मार्बल्स है वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में। डोक्सू काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका साथी उसे जीतने लगता है। 240 बोलने लगती है कि हम सिर्फ एक ही राउंड खेलेंगे, इसीलिए लास्ट में गेम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं। अली गेम में बहुत सारे मार्बल्स जीत लेता है, जिससे कि सांगवू को डर लगने लगता है। आखिर में उसके पास सिर्फ एक मार्बल बचता है, जिससे कि उसकी हालत ही खराब हो जाती है। फिर पता नहीं अचानक वो अली पर चिल्लाने लगता है कि आखिर तू चीटिंग क्यों कर रहा है। 240 सेबियोक से पूछने लगती है कि तू नॉर्थ कोरिया से यहाँ क्यों आई। तो वो कहती है ऐसा लगा यहाँ सब कुछ बेहतर होगा, मगर बॉर्डर पार करते वक्त उसके पापा को गोली मार दिया गया, उसकी माँ पकड़ी गई और यहाँ बस वो और उसके भाई ही हैं। 240 पूछती है यहाँ से पैसे जीतने के बाद क्या करोगी। सेबियो कहती है कि अपने भाई और अपने माँ के रहने के लिए एक घर खरीदूंगी। 240 कहती है तुम्हें तो बहुत बड़ा सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ इनाम बहुत बड़ी मिलने वाली है। सांगवू अली से भीख मांगने लगता है कि वो उसे जीतने दे क्योंकि बाहर उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। अली कहता है कि मेरा भी तो बाहर परिवार है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर सांगवू अपना एहसान उसे गिनाने लगता है। गीहुन बूढ़े आदमी से बार बार हार रहा था और उसके पास अब सिर्फ एक मार्बल बचता है। सांगवू अली को समझाता है कि हमें गेम को बंद नहीं करना है, हमें खेलते रहना है। इस तरीके से कोई हारेगा नहीं, बल्कि हमें बाद में और भी गेम खेलने को मौका मिलेगा। सेबियोक बताने लगती है कि उसके दादा दादी उसका भाई प्लेग में मारे गए थे और 240 बताती है कि सबसे पहली डेड बॉडी मैंने अपनी माँ की देखी थी और उसके पापा के हाथ में चाकू था, और दूसरी डेड बॉडी उसने अपने पिता की देखी थी और अपने पिता को मारने वाली वो खुद थी। गीहुन गेम में हार जाता है, लेकिन बूढ़े आदमी को सुनाई नहीं देता कि उसने ऑड कहा या इवन। गीहुन देख लेता है कि 2 मार्बल्स थे, इसीलिए वो कह देता है मैंने तो इवन कहा था। बूढ़ा आदमी कहता है अच्छा तब तो मैं हार गया। सांगवू अली से कहता है कि हमें बाकी प्लेयर्स को जाकर चेक करना होगा जिनका अभी भी गेम कंप्लीट नहीं हुआ।
और ऐसे प्लेयर्स को ढूंढो जो थोड़े बूढ़े हों, क्योंकि उनसे लड़ना थोड़ा आसान होगा। सांगवू अली को बहला फुसला कर उसका सारा मार्बल्स उसे ले लेता है। कहता है तुम इधर उधर जाओगे तो तुम ये खोदोगे, इसलिए मुझे दे दो। डोक्सू और उसका पार्टनर जो गेम खेल रहे थे उन्हें अपने कंचों को गड्ढे के अंदर फेंकना था, और जब आखिरी मार्बल बचता है तो वो दूसरा प्लेयर अपना मार्बल जब फेंकता है तो गलती से उसका मार्बल पत्थर से टकराकर डोक्सू का फेंका हुआ मार्बल से टकरा जाता है, जिससे कि डोक्सू का मार्बल गड्ढे में गिर जाता है और वो गेम जीत जाता है। दूसरा प्लेयर डर के मारे भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो हार गया था, लेकिन आखिर में उसे गोली खाना ही पड़ता है। सांगवू सारे मार्बल्स अली को देता है और उसे गले में लटका देता है। कहता है कि गेम खत्म होने से 3 मिनट पहले हम यहीं मिलेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि असली में सारे मार्बल्स सांगवू के पास ही थे, मतलब कि उसने अली को धोखा दिया। अब बूढ़ा आदमी बार बार भूल जा रहा था कि उसने ऑड बुलाया इवेंट, और इसी का फायदा उठाकर गीहुन बार बार इस गेम को जीत रहा था, लेकिन उसे काफी बुरा भी लग रहा था। सांगवू सारे मार्बल्स गार्ड्स को दे देता है। कहता है कि नियम के मुताबिक किसी भी तरह हमें सारे मार्बल्स अपने ओपोनेंट से लेने थे। मैंने वही किया और ये गेम पूरा हुआ। देखते हैं गेम खत्म होने में अब 3 मिनट बाकी है। सेबयोक और 240 गेम खेलना शुरू करते हैं और 240 बोलती है कि जो भी कंचे को उस दीवार के सबसे करीब फेंकेगा वो जीतेगा। लेकिन गेम स्टार्ट करने से पहले दोनों एक दूसरे को नाम बताते हैं। 240 का असली नाम है जी योंग। गीहुन को लग रहा था वो जीत गया, लेकिन अभी भी बूढ़े आदमी के पास एक कंचा बचा हुआ था और वो फिर टहलने के लिए निकल जाता है। जी योंग जानबूझकर अपने मार्बल को सामने ही गिरा देती है, जिससे कि सेबयोक गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम जानबूझकर हार क्यों रही हो। और वो जी योंग से कहती है कि मुझ पर ज्यादा हमदर्दी मत दिखा। जी योंग उसे कहती है तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है, लेकिन मेरा बाहर तो कोई नहीं। मैंने बहुत सोचा कि यहाँ से निकलने के बाद मैं क्या करूंगी, लेकिन मुझे कोई वजह नजर ही नहीं आई। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और यहाँ मरना मत, अपनी माँ से मिलना और उन्हें वापस लेकर आना। अली सांगवू को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ उसे सांगवू नहीं मिलता। फिर वो अपने पोटली को चेक करता है और उसमें पत्थर होते हैं, मतलब कि उसका गेम खत्म। इधर 240 को भी मार दिया जाता है। इधर बूढ़ा आदमी यहाँ वहाँ घूमते रहता है और अपने जवानी के दिनों को याद करने लगता है। गीहुन रोने लगता है, कहता है होश में आइए बूढ़े अंकल, हमें गेम खेलना होगा। बूढ़ा आदमी कहता है अब हमें सब कुछ दांव पे लगाना होगा। गीहुन गुस्सा हो जाता है तो बूढ़ा आदमी कहता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे सारे मार्बल्स ले लिए और तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो। फिर वो गीहुन के हाथ में अपना आखिरी मार्बल दे देता है। कहता है कि भूलो मत, हम दोनों खानबू हैं, हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मरने से पहले बूढ़ा आदमी गीहुन को गले लगाता है और अपना नाम उसे याद आ जाता है। कहता है मेरा नाम है ओह इल्नाम। गीहुन वहां से निकलता है और वो गन शॉट की आवाज सुनता है। फ्रंटमैन गार्ड्स को बोलता है कि तुरंत उस घुसपैठियों को ढूंढो क्योंकि वीआईपीज आने वाले हैं। गेम कंप्लीट करने के बाद जितने भी प्लेयर्स बचे हुए थे सब वापस अपने कमरे में आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि 212 आराम से सो रही थी, जिसे देखकर डोक्सू हैरान हो गया था और सोचने लगता है कि ये जिंदा कैसे बच गई। अब टोटल 17 प्लेयर्स बचे हुए हैं। फ्रंटमैन को फिर से फोन आता है, लेकिन वो देखता है कि फोन उल्टे तरफ से रखा हुआ था और उसे समझ आ जाता है कि उसके कमरे में कोई तो घुस आया था। इसलिए वो अपना बंदूक निकाल लेता है और उसे ये भी पता है कि गार्ड नंबर 28 को जो गोली लगी थी वो बुलेट कोरियन पुलिस के पास होती है और यहाँ जो घुसपैठिया घुस आया है वो जरूर पुलिस वाला है। और वो सारे कबर्ड्स को चेक करने लगता है और बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर जूनहो छुपा हुआ था। तभी फ्रंटमैन को रेडियो आता है और उसे पता चलता है कि एक और बॉडी मिली है। सांगवू गीहुन को कहने लगता है कि इतना उदास होने की जरूरत नहीं, वो बूढ़ा आदमी था, एक ना एक दिन उसे जाना ही था। उसे देखो, उसकी पार्टनर तो उसकी बीवी थी, उसका क्या हाल हुआ होगा। इसके बाद देखते हैं कि गार्ड्स को पानी में से एक डेड बॉडी मिलती है और उसके अंदर पुलिस का आई कार्ड मिला था। ये वही गार्ड है जिसे शुरुआत में जूनहो ने मार डाला था और जहाज से उसके बॉडी को फेंक दिया था। फ्रंटमैन जूनहो के कार्ड को देखता है और पता चलता है कि सारी वीआईपीज पहुंच गए हैं। नंबर 69 जिसकी पत्नी मर गई है तो वो सभी से कहने लगता है कि अगर ज्यादातर लोग चाहते हैं तो गेम को रोक दिया जाएगा और वो गेम को रोकना चाहता है। वो लोग यहाँ से अभी भी निकल सकते हैं, लेकिन सांगवू से कहने लगता है कि अगर अपनी पत्नी के मरने पर इतना दुखी हो तो वापस क्यों आए। देखते हैं कि टोटल 6 वीआईपी आते हैं और इस बारे में फ्रंटमैन एक आदमी को इन्फॉर्म करता है जो कि इस गेम का होस्ट है, जो कि काफी अलग तरह का मास्क पहना हुआ था। होस्ट के कहने पर फ्रंटमैन सारे वीआईपी को जाकर वेलकम करता है और उन्हें बताता है कि होस्ट अपने किसी पर्सनल मैटर में फंसे हुए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ सारे गेम्स का मजा लीजिए। सारे गेस्ट को एक शानदार कमरे में ले आते हैं और वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था। एक गेस्ट देखता है कि नंबर 69 खुद को खत्म करने वाला था और उसने 69 पर ही पैसे लगाए थे। बाकी लोग पूछते हैं तुमने 69 पर पैसे क्यों लगाया, तो वो गेस्ट बोलता है क्योंकि 69 है ही इतना सुंदर सा नंबर। जूनहो एक गार्ड को बेहोश कर देता है और उसका ड्रेस पहन लेता है ताकि वो वीआईपी से मिल पाए। अब जैसा कि सांगवू ने कहा था 69 वैसा ही करता है, वो खुद को खत्म कर लेता है और उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके हिस्से के पैसे भी पिगी बैंक में डाल दिए जाते हैं। अब अगले गेम के लिए प्लेयर्स लोग गेम एरिया में आते हैं। जूनहो सारे वीआईपी को ड्रिंक देता है, लेकिन एक वीआईपी जूनहो को गंदी नजर से देखने लगता है। वीआईपी को अगले गेम के बारे में बताया जाता है। प्लेयर्स को एक कमरे में लाया जाता है और
वहाँ पर 1 से लेकर 16 में किसी एक पुतले को प्लेयर्स को चुनना होगा। जूनहो वीआईपी के कमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। सारे प्लेयर्स अपने लिए बीच वाला नंबर चुनते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि शुरू में 16 को बुलाया जाएगा या फिर 1 नंबर को, लेकिन बता दिया जाता है कि नंबर के हिसाब से प्लेयर्स को बुलाया जाएगा। सब लोग अपना अपना नंबर ले लेते हैं और गीहुन के लिए 1 और 16 बचा हुआ था। 96 आता है और वो नंबर 1 चुन लेता है, जिससे कि वीआईपी जिसने 69 को चुना था वो नाराज हो जाता है क्योंकि उसने अपना सारा पैसा 96 पे लगा दिया था और अगर वो सबसे पहले जाएगा तो उसके हारने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके बाद प्लेयर्स गेम एरिया में आते हैं और 2 प्लेटफॉर्म के बीच में ग्लास का ब्रिज बना हुआ था। यहाँ 2 तरह के ग्लास हैं, एक टेम्पर्ड ग्लास और दूसरा नॉर्मल ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास 2 लोगों का बोझ एक साथ उठा सकता है, लेकिन नॉर्मल ग्लास तो टूट जाएगा। अब अपना दिमाग का इस्तेमाल करके प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है। अब जिसको सबसे पहले जाना था वो तो डरने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा नॉर्मल ग्लास है, कौन सा टेम्पर्ड ग्लास। अब वो ठरकी वीआईपी जूनहो को पकड़ लेता है और उससे कहता है मेरे साथ बैठो, तो मेरे लिए ही ड्रिंक बनाना। अब जैसे ही गेम शुरू होता है धीरे धीरे प्लेयर्स मरने लगते हैं क्योंकि नॉर्मल ग्लास को पहचानना काफी मुश्किल था। रंगीन वीआईपी जूनहो से कहता है मास्क उतारने के लिए। लास्ट में गीहुन, सेबियोक और सांगवू बच जाते हैं और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि बाकी लोग आगे बढ़ें और उन्हीं को फॉलो करके वो अगले प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें जल्दी शुरू करना होगा क्योंकि टाइम भी तो नहीं था। इसलिए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और गीहुन पहचानने की कोशिश करता है कि दोनों ग्लास में डिफरेंस क्या है। सारे प्लेयर्स के मरने के बाद अब डोक्सू सबसे सामने था, मतलब कि अब उसे रास्ता तय करना होगा। ठरकी वीआईपी जूनहो को अपना चेहरा दिखाने को बोलता है, लेकिन जूनहो मना करता है, कहता है ये लोग मुझे मार देंगे। मगर वो उस गेस्ट का हाथ पकड़ता है, कहता है मुझे कहीं और ले चलिए जहाँ हम दोनों अकेले होंगे। डोक्सू आगे बढ़ने से मना कर देता है और वो लोगों से झगड़ने लगता है और जूनहो से वो बुढ़ा आदमी वीआईपी कहता है उसे सेटिस्फाई करने, लेकिन जूनहो उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेता है और उसे कहता है मुझे इस गेम के बारे में सब कुछ बताओ। डोक्सू को सही रास्ते पर जो ला सकती है वो है 212 और वो उसे कहती है दम है तो आगे बढ़, और वो उसे ताना मारने लगती है कि मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैं तुझ जैसे डरपोक से प्यार करने लगी थी। कूदने से पहले वो डोक्सू को कस के पकड़ लेती है और उसे याद दिलाती है मैंने कहा था ना धोखा देगा तो मार डालूंगी। फिर डोक्सू को नीचे लेकर वो गिर जाती है। अब इसके बाद एक प्लेयर होता है जो 30 साल से ग्लास फैक्ट्री में काम करता था और वो कहता है कि अगर टेम्पर्ड ग्लास को ध्यान से देखो तो उसे किनारे में दाग दिखाई देता है। फ्रंटमैन समझ जाता है कि वो प्लेयर दोनों ग्लास में डिफरेंस करना समझ चुका है और वो दोनों ग्लास में डिफरेंस समझने के लिए लाइट का इस्तेमाल करता है। इसीलिए गेम के एरिया में लाइट के ब्राइटनेस को कम कर दिया जाता है जिससे कि अब वो प्लेयर ग्लास में डिफरेंस नहीं समझ पाता। फ्रंटमैन को खबर मिलती है कि एक वीआईपी वही ठरकी वाला वो बेहोश हो गया है। फ्रंटमैन जूनहो को भागते हुए देख लेता है। इधर आखिरी ग्लास बचा हुआ था और ग्लास फैक्ट्री वाला प्लेयर जैसे ही कूदता है वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद सांगवू, सेबियोक, गीहुन तीनों लेवल कंप्लीट कर लेते हैं और टाइम खत्म होते ही सारा टेम्पर्ड ग्लास टूट जाता है और वो ग्लास के टुकड़े उन तीनों पर ही आकर लगते हैं। फ्रंटमैन को पता चलता है जूनहो भाग गया है क्योंकि एक डाइविंग सूट गायब है, इसीलिए वो बोट की मदद से निकलता है जूनहो को ढूंढने के लिए। यहाँ तीनों फाइनलिस्ट अपने कमरे के लिए नीचे जाने लगते हैं और उनके शरीर से खून भी बह रहा था। जूनहो स्विम करते हुए सामने एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच जाता है और उसके पास उसका फोन भी था, लेकिन रिसेप्शन के लिए उसे किसी ऊंचे जगह पर जाना होगा। 3 फाइनलिस्ट अपने रूम में आते हैं और अब सिर्फ उन तीनों के लिए ही बिस्तर लगा हुआ था। गीहुन सांगवू पर चिल्लाने लगता है कि उसने सामने वाले आदमी को मरने दिया जो ग्लास फैक्ट्री में काम करता था। अब इसके वजह से दोनों में झगड़ा होने लगता है और सांगवू तो अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब पत्थर दिल हो गया था और अपने दोस्त को कहने लगता है कि तेरी इसी आदत की वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। गीहुन उसे उसकी औकात दिखाता है कि तूने तो बहुत पढ़ाई लिखाई की, हमारे शहर का शान था तू, लेकिन आखिर तूने ऐसा क्या कर लिया, तू यहाँ क्यों आया। फिर वहाँ पर मैनेजर आता है और फिनाले में जाने के लिए उन तीनों को तोहफा दिया जाता है। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने को बोला जाता है और सेबियो के पेट में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा कांच का टुकड़ा घुस गया था जिससे कि उसका बहुत खून बह रहा था। आखिर में फ्रंटमैन आइलैंड तक पहुंच जाता है और जूनहो रिसेप्शन मिलने के बाद पुलिस चीफ को फोन करता है और उनसे कहता है कि मेरे फोन को ट्रेस करके क्या आप मेरे लिए बैकअप भेज सकते हैं। फिर वो उनको बहुत सारे फोटो सेंड कर देता है। तीनों फाइनलिस्ट के लिए एक शानदार डिनर का इंतजाम किया जाता है और बहुत दिनों के बाद वो लोग पेट भर के खाना खाते हैं, मगर सेबियो की हालत खराब लग रही थी और वो खाना भी नहीं खाती। आखिर में जूनहो को गार्ड्स पकड़ लेते हैं, लेकिन वो बंदूक निकाल लेता है और उन्हें धमकाता है कि मैंने पुलिस को सब कुछ भेज दिया है, अब वो लोग पहुंचने वाले हैं। फ्रंटमैन उसे कहता है कि यहाँ वैसे भी सिग्नल नहीं मिलता, तो तुमने जो भी भेजा होगा वो पहुंचा ही नहीं होगा, और वो ये भी जानता है कि जूनहो के बंदूक में सिर्फ एक बुलेट है। खैर, इधर डिनर हो जाने के बाद तीनों के टेबल पर एक एक नाइफ छोड़ दिया जाता है। जूनहो फ्रंटमैन पे गोली चला देता है और आखिर में फ्रंटमैन अपना चेहरा उसे दिखाता है। जूनहो
हैरान हो जाता है ये देख करके कि फ्रंटमैन असली में कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। वो जुनहो से कहता है मेरे साथ चलो, लेकिन जुनहो मना करता है। इसीलिए इनहो मतलब के फ्रंटमैन अपने ही भाई को गोली मार के नीचे गिरा देता है। इधर रूम में तीनों बैठे हुए थे और उनके हाथ में चाकू था। गीहून सेबियोक से मिलने आता है और वो जानता है कि उस लड़की की हालत खराब है। सेबियोक उसे कहती है कि तुम फिलहाल अपनी फिक्र करो, मैं खुद को संभाल लूंगी। गीहून उसे कहता है अगला गेम हम दोनों को साथ मिलकर खेलना चाहिए, जीत कर सारा पैसा आधा आधा बांट लेंगे। और वो कहने लगता है कि पैसे लेकर वो सारे कर्जे चुका देगा और अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा दुकान खोलेगा। और वो उससे पूछता है कि तुम अपने भाई को कहाँ छोड़कर आई हो। सेबियोक कहती है कि वो अनाथ आश्रम में है, मैंने वादा किया है कि मैं उसे वहाँ से निकाल लूंगी और माँ को भी अपने पास रखूंगी। सेबियोक उसे वादा करने को बोलती है कि अगर हम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर निकलता है तो हम दोनों एक दूसरे की फैमिली को संभालेंगे। वो गीहून से वादा करने को बोलती है कि वो उसके भाई का ख्याल रखेगा। सांगवू जैसे ही सोने लगता है गीहून उसे मारने के लिए अपना चाकू निकाल लेता है, लेकिन सेबियोक उसे याद दिलाती है कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो। तभी उसकी हालत खराब होने लगती है और ये देखकर गीहून हैरान हो जाता है कि सेबियोक के पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। इसलिए वो दरवाजा पीटने लगता है और मदद के लिए गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन होती है गार्ड्स देखते हैं कि सांगवू सेबियोक को मार डालता है। गीहून को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले वो सांगवू पर हमला करता गार्ड्स उसे नीचे गिरा देते हैं क्योंकि फिनाले के लिए 2 प्लेयर्स तो लगेंगे और सेबियोक के बॉडी को भी जला दिया जाता है। अब फाइनल गेम होना था जिसका नाम है स्क्विड गेम और इस गेम को जो जीतेगा वही होगा स्क्विड गेम का चैंपियन। अब दोनों प्लेयर्स को चुनना होगा कि कौन है डिफेंस और कौन है ऑफेंस। गीहून चूज करता है कि वो ऑफेंस खेलेगा। अब इसके बाद उन्हें गेम एरिया में लाया जाता है और उन्हें इस गेम के सारे नियम समझा दिए जाते हैं और वो सारे नियम इस सीरीज के शुरुआत में भी बता दिया गया था। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई लास्ट में गेम खेलने की हालत में ना रहे तो दूसरा प्लेयर इस गेम को जीत जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्लेयर मर जाता है तो दूसरा प्लेयर जीत जाएगा और इस गेम में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फ्रंटमैन वीआईपी को भी इस गेम के नियम बताते रहता है। गीहून याद करता है कि वो सांगवू के साथ इस गेम को बचपन में खेला करता था। फिर वहाँ पर बारिश होने लगती है। सांगवू बताने लगता है कि उसने सेबियोक को इसलिए मारा क्योंकि गीहून उसे बचाने के लिए कुछ भी करता और अगर वो दोनों इस गेम को रोकने के लिए वोट करते तो ये गेम बंद हो जाता और इन तीनों को कुछ भी नहीं मिलता। गीहून उसे कहता है कि अगर उस लड़की ने मुझे नहीं रोका होता तो कल रात मैं तुझे मार दिया होता। अब इसके बाद उन लोगों में गेम शुरू होता है जिसमें कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किया जाता। दोनों एक दूसरे को मारने पर आ जाते हैं और सांगवू गीहून के हाथ में चाकू घुसा देता है। गीहून सांगवू के चेहरे पर लगातार वार करता है लेकिन उसे बिना मारे ही जाने लगता है, लेकिन वो लाइन क्रॉस नहीं करता। सांगवू हार चुका था और उसे मार दिया जाएगा, इसीलिए उसे बचाने के लिए गीहून कहता है कि मैं इस गेम को और नहीं खेलना चाहता। तीसरा रूल यही है कि अगर मेजोरिटी इस बात से राजी होती है कि वो इस गेम को नहीं खेलना चाहते तो इस गेम को रोक दिया जाएगा। वीआईपी गुस्सा हो जाते हैं कि इस लेवल पे आकर गेम कैंसिल कौन करता है। सांगवू की जान बचाने के लिए गीहून ऐसा कर रहा था। गीहून अपने दोस्त से कहता है घर चलने का वक्त आ गया है। सांगवू रोते हुए अपने दोस्त से माफी मांगता है और अपने गले में चाकू घुसा लेता है। मरने से पहले वो बस इतना ही कहता है, मेरी माँ का ख्याल रखना। अब इस तरह प्लेयर नंबर 456 मतलब कि गीहून इस गेम का विनर होता है। गेम खत्म होने के बाद गीहून को हम गाड़ी में देखते हैं और उसके पास फ्रंटमैन बैठा हुआ था। गीहून पूछता है तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। फ्रंटमैन उसे कहता है तुम्हें हॉर्स रेसिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तुम भी हमारे लिए घोड़े जैसे ही थे। गीहून उसे पूछता है तुम हो कौन, लेकिन स्लीपिंग गैस से उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसे उसके घर के पास में फेंक कर वो लोग चले जाते हैं। एक आदमी उसके ब्लाइंड फोल्ड को खोलता है और गीहून के मुंह में एक क्रेडिट कार्ड था। एटीएम से वो पैसे निकालने जाता है और उसका पिन होता है 0456 मतलब उसका खुद का नंबर और वो 10,000 वॉन निकालता है और उसके पास अभी भी इनाम के पूरे रकम पड़े हुए थे, करीब 48 मिलियन डॉलर्स। अब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे सांगवू की माँ पकड़ लेती है और उसे पूछने लगती है कि तुमने फिर से लड़ाई की क्या, अच्छा यहाँ रुको। और वो उसे मछली लाकर देती है और कहती है तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, मैं भी अपनी दुकान में बहुत बिजी रहती हूँ तो तुम्हारी माँ से मिलना नहीं होता। गीहून उसे पैसे देता है लेकिन वो कहती है पैसे तुम ही रखो और वो गीहून से पूछती है क्या सांगवू तुम्हें कॉल करता है, तुम्हारी उससे बात हुई, मगर वो कुछ नहीं बोलता। अब इसके बाद वो अपने घर पहुँचता है और अपनी माँ को देखता है जो सोई हुई थी, लेकिन उसकी माँ उठ नहीं रही और वो समझ जाता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया को छोड़कर और उसे छोड़कर जा चुकी है। वो बस अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगता है। कहानी चली जाती है 1 साल के बाद। गीहून देखने में थोड़ा बदल गया था, लगता तो ऐसा ही है जैसे वो इनाम के पैसे को हाथ भी नहीं लगाता। वो जाता है बैंक मैनेजर से मिलने के लिए। बैंक मैनेजर उसे बोलने लगता है कि कुछ महीने पहले आपने बहुत सारे पैसे हमारे बैंक में ट्रांसफर करवाए थे, वैसे वो सारे पैसे अभी भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं और उस पर कोई खास इंटरेस्ट आता नहीं है। हमारा एक खास सर्विस है, उसी के बारे में आपको बताने के लिए आपको बुलाया गया है। गीहून वहाँ से जाने लगता है और मैनेजर से कहता है
कि क्या आप मुझे 10,000 वॉन उधार में दे सकते हैं। इसके बाद वो पहुंचता है नदी किनारे और वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है जो कि गुलाब बेच रही थी और वो उसे कहती है अगर मैं गुलाब नहीं बेचूंगी तो ये मुरझा जाएंगे। गीहुन उस औरत को 10,000 वॉन देता है और वो औरत उसे एक गुलाब देकर चली जाती है, लेकिन उसमें एक बिजनेस कार्ड लगा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था दिसंबर 24 11:30 बजे स्काई बिल्डिंग 77 फ्लोर। और इस कार्ड को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि खानबू था। मतलब आप समझ गए होंगे। प्लेयर नंबर 1 गीहुन तुरंत बताए हुए अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और वहां उसे मिलता है उसका खानबू, मतलब प्लेयर नंबर 1, जो अभी भी जिंदा है मगर उसकी हालत अभी काफी नाजुक है। वो गीहुन से कहता है मेरे लिए पानी लाना और वो उस बूढ़े आदमी से पूछने लगता है कि तुम हो कौन। बूढ़ा आदमी नीचे इशारा करके कहता है उस आदमी को देखो, लगता है वो काफी नशे में है, काफी देर से वो वहीं बैठा हुआ है, अगर वो वहीं बैठा रहा तो वो ठंड से मर जाएगा। गीहुन गुस्से में पूछने लगता है क्या आप इस गेम के पीछे थे, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे क्यों जिंदा रखा। इल नाम उसे कहता है एक गेम खेलोगे, अगर आधी रात तक वो आदमी वहीं बैठा रहा तो मैं जीत गया, लेकिन उससे पहले किसी ने उसकी मदद की तो तुम जीत गए। गीहुन गुस्से में उसे पकड़ लेता है, कहता है मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, मगर इल नाम कहता है फिर तुम्हें तुम्हारा जवाब कैसे मिलेगा। गीहुन 12 बजने का इंतजार कर रहा था और दांव पर लगाने के लिए कहता है कि तुम मेरा सब कुछ ले लो। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं पैसे लोगों को ब्याज पर देता हूँ और ये पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। वो बोलता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है, मेरा नाम और मेरे बीमारी के बारे में कि मुझे ट्यूमर है और मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। गीहुन पूछता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। इल्नाम पूछता है क्या तुमने अभी तक इनाम के पैसे को हाथ क्यों नहीं लगाया, अभी भी तुम बाहर नरक की जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें पछतावा हो रहा है क्या, वो इनाम तुम्हारा ही है, मेरी तरफ देखो, जिंदगी का क्या है, ये जिंदगी बहुत छोटी है। वो बोलता है कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाने में लग जाते हैं वो लाइफ में कुछ भी मजा नहीं कर पाते, धीरे धीरे लाइफ बोरिंग होने लगती है। इसीलिए कुछ अमीर लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने प्लान करके इस गेम को तैयार किया सिर्फ अपने मजे के लिए। गीहुन ये सबसे हैरान हो जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है याद करो मैंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, तुम खुद वापस आए थे गेम खेलने के लिए। गीहुन पूछता है तुम उस गेम में क्यों गए थे। इल्नाम बोलने लगता है कि बचपन में अपने दोस्तों के साथ मैं ये सारे गेम्स खेला करता था और मरने से पहले चाहता था कि इस गेम को दोबारा से खेलूं। अब जैसे ही 12 बजते हैं वो बाहर बैठा आदमी उसे भी कोई मदद करने के लिए नहीं आता और इल्नाम मर जाता है। कुछ समय के बाद वहाँ पर इन्हो भी पहुंच जाता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब फ्रंटमैन मतलब इन्हो गेम के होस्ट से मिलने के लिए गया था, जो चमकीला मास्क पहना हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि इल्नाम था और उसी ने फ्रंटमैन को समझाया था कि फ्रंटमैन जाकर मेहमानों का स्वागत करेगा, क्योंकि इल्नाम इस गेम को खुद खेलना चाहता था, क्योंकि ज्यादा मजा पैसा लगाने में नहीं बल्कि खुद खेलने में आता है। अगले दिन गीहुन चला जाता है अपने बाल कटवाने और वो अपने बाल को भी रेड कलर करवा लेता है और उसके बाद वहाँ से जाकर वो सेबियो के भाई चियोल से मिलता है अनाथ आश्रम में और वो उस लड़के चियोल से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन का दोस्त हूँ। चियोल पूछता है फिर आप तो जानते होंगे कि मेरी दीदी कहाँ है। गीहुन चियोल को अनाथ आश्रम से निकाल कर सांगू की माँ के पास ले आता है और उनसे कहता है इस बच्चे का देखभाल करना। वो औरत तो बच्चे को देखकर बहुत खुश थी और गीहुन उसे एक सूटकेस पकड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। वो औरत चियोल को खाना खिलाती और गर्म कपड़े निकालने के लिए जैसे ही वो सूटकेस खोलती है तो उस सूटकेस के अंदर भर भर कर पैसे होते हैं और उसमें एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था ये वो पैसे हैं जो मुझे सांगवू को देना है। बूढ़ी औरत तो हैरान हो गई थी। अब एयरपोर्ट जाते समय गीहुन अपनी बेटी से बात कर रहा था, तभी वो एक आवाज सुनता है और वो फिर से उस सेल्समैन को देखता है जो एक और आदमी के साथ डाकची गेम खेल रहा था। गीहुन उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से जा चुका था। गीहुन दूसरे आदमी से गेम वाला कार्ड ले लेता है। गीहुन लॉस एंजलिस जाने के लिए बैठा हुआ था और अपने फ्लाइट की तरफ जाने लगता है और वो उस नंबर पे कॉल लगाता है और फ्रंटमैन पूछता है क्या तुम इस गेम में हिस्सा लेना चाहते हो तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताओ। गीहुन अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं कोई घोड़ा नहीं हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग हो कौन। फ्रंटमैन कहता है प्लेयर नंबर 456, ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ, जिंदा रहना चाहते हो तो फ्लाइट पे चढ़ जाओ। लेकिन गीहुन फ्लाइट को छोड़कर वापस आ जाता है और अब सीजन 2 में देखेंगे कि गीहुन दोबारा से उस गेम में जाएगा और उसके बाद क्या होगा ये तो सीजन 2 में ही पता चलेगा। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें।